सीईओ की वाइफ ने अपने सबसे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी टैंट्रम और एक रात गेस्ट रूम में सोने के बाद अगले दिन उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा कि उसके अकाउंट से 100 मिलियन डिडक्ट हो चुके हैं। घबराकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दूसरी तरफ कॉल उठाने वाला चेयरमैन था, जो कि मेरा फादर इन लॉ भी था। मैंने बस शाओफू की हल्की आवाज सुनी, फंगजून चला गया है, वो पैसे उसकी कॉम्पनसेशन है। शाओइंग एक पल के लिए स्टंड रह गई। मुझे क्यों नहीं पता कि फैंगजून और मेरा डिवोर्स हो गया? शाओफू ने सीधे जवाब दिया, तुम दोनों की शादी से पहले ही मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार कर लिया था। जैसे ही उसने साइन किया वो इफेक्टिव हो गया। लेकिन अपने पिता के मुंह से ये सुनने के बाद भी शाओ चिंगवन इसे मानने को तैयार नहीं थी। वो मान ही नहीं पा रही थी कि मैं, जो उससे इतना डीपली प्यार करता था, इतनी आसानी से उसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 3 साल पहले उसके पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मुझे बस चाओइंग श्वान्स के साथ 3 साल रहना था, उसकी हर बात माननी थी, और बदले में वो मेरी सिस्टर के इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करेंगे और मुझे आगे की जिंदगी के लिए इनफ मनी देंगे। मैंने बिना हेजिटेशन के अग्री कर लिया। भले ही शाओइंग को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। सिर्फ 5 दिन बाद मैं अपने इकलौते रिश्तेदार से दोबारा मिलूंगा। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाया तो देखा शाओइंग का मैसेज था, कम टू ऑनलाइन। मैं मैसेज को देखकर कुछ पल के लिए रुक गया। ये वही बार था जहां शाओन अक्सर जाती थी। मैंने फोन को थोड़ा कसकर पकड़ा। मेरी रिएक्शन देखकर शाओफू समझ गया कि ये उसकी बेटी का मैसेज है और उसने मुझे जाने को कहा। शाओफू से गुड बाय कहकर मैं उस पुराने मैंशन से बाहर निकल गया। जगह काफी रिमोट थी। काफी देर चलने के बाद मुझे एक राइड मिली। जैसे ही मैं कार में बैठा, शियाओइंग का एक और मैसेज आया, मुझे हरी करने के लिए। मैंने सिर्फ 2 शब्द रिप्लाई किए, सून, और फोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद मैं बार पहुंच गया। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलते ही शियाओइंग ने मुझे एक नजर में देख लिया और मेरी लेट आने पर भौहें सिकोड़ लीं। रेंगते हुए आए हो क्या? एक पिग भी तुमसे तेज होता है। ऐसे वर्ड्स मैं पिछले 3 सालों में काउंटलेस बार सुन चुका था। अब मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी हा मिंग, जो शियाओइंग के पास बैठा था, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए सॉफ्ट टोन में कहा, शायद इसे कुछ काम था, इसलिए लेट हो गया। शाओइंग इरिटेटेड होकर बोली, इसे क्या काम होगा? ये तो पूरे दिन बस मेरे आसपास घूमता रहता है, बहुत अनोइंग है। उसकी आवाज में साफ इरिटेशन थी, जैसे वो सच में तंग आ चुकी हो। आसपास बैठे लोग उसे टीज करने लगे, तुम कितनी लकी हो, फिर भी अप्रिशिएट नहीं करती। इस पर शाओइंग जान ने कंटेम्पचुअसली हंस दिया। चारों तरफ बातें चल रही थीं, लेकिन मैंने कुछ भी रिफ्यूट नहीं किया, क्योंकि वो गलत नहीं थी। मेरा काम सच में उसके आसपास ही घूमना था। तभी नीचे हॉल से अचानक शोर उठने लगा। सबका ध्यान उधर चला गया। पता चला वहां ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था। विनर को लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट मिलेगा। किंगू, मुझे वो चाहिए। हाँ मिंग की आवाज गूंजी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जीतूंगी, शाओइंग ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। फिर उसकी नजर मुझ पर आकर रुकी। जाओ, वो ब्रेसलेट हायोमिंग के लिए जीत कर लाओ। ये सुनकर मैंने नीचे देखा। काफी लोग कंटेस्ट में थे। उनकी अल्कोहल टॉलरेंस मेरे बस की बात नहीं लग रही थी। मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ। मैंने वापस शाओइंग की तरफ देखा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता हूँ, बाकी लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना था कि मुझे शाओइंग के साथ रहना है, उसकी बात माननी है और उसे डेंजर से बचाना है। दूसरों के लिए कुछ करना उसमें शामिल नहीं था। मैं मना कर सकता था, लेकिन शाओइंग ने इंसिस्ट किया। मैं कह रही हूँ, जाओ और मेरे लिए जीत कर लाओ। ये कहकर वो सोफा पर पीछे झुक गई, मुझे एरोगेंट नजरों से देखते हुए। क्या तुम मना करोगे? हमारी नजरें मिलीं। जब उसने ये पूछा, उसे पता था कि मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, इतना कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। ये तो बस एक छोटी सी बात थी, मैं कैसे मना करता? और सच में मैंने मना नहीं किया। बिना कुछ कहे मैं नीचे बार में कंटेस्ट में शामिल होने चला गया। वेटर मुझे देखकर शॉक्ड रह गया। उसने बार बार पूछा कि क्या मैं सच में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। हर बार मैंने हाँ कहा, क्योंकि यही वो कीमत थी जो मुझे चुकानी थी। कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। आसपास चीरिंग तेज होती गई। मैं चुपचाप एक के बाद एक ग्लास पीता गया। आखिर में बस मैं और एक और पार्टिसिपेंट बचे थे। वो मेरी परसिस्टेंस देखकर इम्प्रेस्ड हुआ और उसने हार मान ली। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कितने ग्लासेस पी लिए थे। मैं बस मैकेनिकली पीता जा रहा था। तभी वेटर ने मेरा नाम पुकारा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जीत चुका हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वेटर से ब्रेसलेट का बॉक्स लिया। मैं लड़खड़ाते हुए ऊपर गया। सबकी नजरों के सामने मैं शियोइंग के पास गया और उसके सामने बॉक्स रख दिया। ये वो ब्रेसलेट है जो तुम चाहती थी। मेरी धुंधली आंखों और मुश्किल से खड़े रहने वाली हालत को देखकर शियाओ किंगवन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी झुंझलाहट उठी। जब तक मैंने सवालिया नजरों से बॉक्स थोड़ा आगे नहीं बढ़ाया, वो होश में नहीं आई और उसने झटके से बॉक्स छीन लिया। शियाओइंग ने सावधानी से ब्रेसलेट हाओमिंग की कलाई पर पहनाया। उसने उसे नीचे देखकर फिर शियाओइंग से पूछा, किंगवन, क्या ये सुंदर है?
शियाओइंग ने ब्रेसलेट को देखा और अचानक मेरे बेचारगी भरे रूप की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। उसे तुरंत इरिटेशन महसूस हुई और उसने ब्रेसलेट उतार दिया। इतनी सस्ती चीज मत पहनो, मैं तुम्हें किसी दिन इससे बेहतर दिलाऊंगी। बस ऐसे ही वो ब्रेसलेट जिसे जीतने के लिए मैंने लगभग अपनी जान दे दी थी, उसने लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। मैंने नजरें झुका लीं, नीचे झुककर उसे उठाया। मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ, मैंने शियाओइंग से कहा, लेकिन मेरे बोल खत्म होते ही उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने सुना ही नहीं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं सीधे दीवार का सहारा लेकर रेस्टरूम की तरफ चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने उल्टी करनी शुरू कर दी, जब तक कि मुझे चक्कर नहीं आने लगे। आखिर में ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खुद की पित्त बाहर आ जाएगी। उल्टी करने के बाद मैं सिंक के पास गया और मिरर में अपने बिखरे बाल और लाल चेहरा देखा। मैंने खुद पर तंज कसते हुए हंसी। मैं इतना पैथेटिक कैसे बन गया? मैंने चेहरे पर पानी डाला और खुद को थोड़ा संभाला। फिर प्राइवेट रूम में लौटा, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर कोई नहीं था। साफ था कि सब जा चुके थे। मुझे नहीं पता वो मुझे भूल गए या जानबूझकर गए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे उनसे डील नहीं करना था। बार से बाहर निकलते ही अंधेरा हो चुका था। हवा मेरे अल्कोहल से भीगे कपड़ों से टकराकर ठंडी लग रही थी। मैंने खुद को बाहों में लपेटा और फोन निकालकर कार बुलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसलिए मुझे सड़क के किनारे किनारे पैदल ही घर जाना पड़ा। 2 घंटे बाद मैं घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खोला। अंदर लाइट्स जल रही थीं। शकिंगवान सोफा पर बैठी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक ताना मारने वाली मुस्कान आ गई। कहाँ थे तुम? इतनी देर से आ रहे हो? कहीं बार में किसी के साथ और राउंड तो नहीं चला लिया? उसकी आवाज ऐसे थी जैसे वो मुझे किसी आवारा आदमी से कंपेयर कर रही हो। मुझे बुरा लगा और मैंने सीधा कहा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं पैदल आया। शियाओइंग ने साफ तौर पर मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। बेहतर होगा कि सच बोल रहे हो। इतना कहकर वो उठी और ऊपर बेडरूम में चली गई, जाते जाते कहती हुई, तुमसे शराब की बदबू आ रही है, ऊपर सोने मत आना। शराब की स्मेल तो उसी की वजह से थी, लेकिन मैं उसकी बात टाल नहीं सकता था। मैंने नीचे ही नहाया, एक पतला ब्लैंकेट लिया और सोफा पर सो गया। अगले दिन मैं थोड़ा देर से उठा, जो कि रेयरली होता था। मुझे शियाओइंग के कॉल ने जगाया। जैसे ही मैंने उठाया, उधर से सीधा ऑर्डर आया, 2 लोगों का लंच बनाओ और कंपनी लेकर आओ, जल्दी। वो बोलते ही कॉल काट गई। मुझे मना करने का मौका भी नहीं दिया। वैसे भी मेरे पास मना करने का हक नहीं था। मैं कुछ देर तक सोफा पर सुस्त पड़ा रहा, फिर खुद को उठाया। खड़े होते ही चक्कर आने लगे। मुझे समझ आ गया कि मुझे कोल्ड हो गया है। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। शियाओइंग ने डिशेस की लिस्ट भेजी थी, जो सब हैंग के फेवरेट्स थे। अंत में उसने टाइम लिमिट भी डाल दी थी, 40 मिनट्स। लेट ना होने के लिए मेरे पास दवा लेने का भी टाइम नहीं था। मैं तुरंत उठा और किचन में जाकर खाना बनाने लगा। भले ही मैं बहुत तेजी से काम कर रहा था, फिर भी 40 मिनट्स के बाद ही खत्म हुआ। कंपनी पहुंचते ही मैं जल्दी से शियाओइंग के ऑफिस की तरफ गया। ऑफिस एरिया से गुजरते हुए लोगों की फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। ये फिर आ गया खाना लेकर एसईओ शाओ को खुश करने के लिए। कितना चिपकू है। सही कहा, यंग मास्टर हाउ वापस आ गया है। साफ दिखता है कि सेयो शाओ की नजरें उसी पर हैं, लेकिन ये फैंग जून अपनी औकात नहीं समझता और चिपका रहता है। मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऑफिस डोर तक पहुंचकर जैसे ही मैं अंदर गया, शाओइंग की डांटती आवाज मुझ पर बरस पड़ी। मैंने 40 मिनट्स कहा था, कितनी देर कर दी तुमने? हम्मिंग भूखा मर रहा है, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? हालांकि मैं लेट था, लेकिन ठीक 12 बजे लंच टाइम था। जब तक हम्मिंग ने ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ा हो, उसे इतनी भूख कैसे लग सकती थी? मैंने चुपचाप लंच बॉक्स डेस्क पर रख दिया, बिल्कुल ओबीडियंट अंदाज में, बिना कुछ कहे। उसे नीचे रखने के बाद मेरा इरादा वहां से जाने का था। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? खाना लगाओ। शियाओइंग ने मुझे फिर से बुलाया। उसकी आवाज में आदेश था। मैंने गहरी सांस ली और चुपचाप वापस मुड़कर एक एक करके बर्तन सजाने लगा। कभी कभी मुझे सच में शक होता था कि शियाओ चिंग के माता पिता ने मुझे उसकी नैनी बनने के लिए रखा है, क्योंकि शियाओइंग लगभग एक बड़े बच्चे की तरह थी, जो मुझसे हर काम करवाती थी, चाहे वो खाना हो या रोज के काम। जैसे ही खाना लग गया, शियाओ चिंगवान ने मुझसे उसके लिए 1 कप कॉफी बनाने को कहा। मैं उसके आदेश मानने का आदी था। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, मुझे हैंग की आवाज सुनाई दी, किंग शुआन, मैं भी जा रहा हूँ। कदमों की आवाज मेरे पीछे आई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे कॉफी मशीन की तरफ चला गया। हाविंग मेरे पास आकर रुक गया। उसका लहजा उदासीन था, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। भले ही तुम और चिंगवन शादीशुदा हो, लेकिन वो हमेशा मुझसे ही प्यार करती रही है। तुम्हें ये पता है ना? मैंने कॉफी बीन्स पी से बिना ऊपर देखे। बेशक मुझे पता था। मुझे ये तब से पता था जब मैंने शियाओइंगवान से शादी की थी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, जैसे उसे लगा कि मैं उसे उकसा रहा हूँ।
कॉफी बनाने के बाद मैं उसे लेकर ऑफिस की तरफ चला गया, उसकी उकसाने वाली हमिंग को नजरअंदाज करते हुए, और उसकी आंखों में चमकती नफरत भी नहीं देखी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने ही वाला था, मेरे पीछे चल रहा हामिंग अचानक तेजी से आगे बढ़ा और मुझे जोर से टक्कर मार दी। गर्म कॉफी छलक गई, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा मेरे हाथ पर गिर गया। एक पल में तेज जलन ने मुझे घेर लिया। शाओइंग, जो अपने डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, हैंग की चीख सुनकर तुरंत उठी और उसे गले लगा लिया। घबराकर पूछने लगी कि क्या वो ठीक है, क्या तुम जल गए? हैंग की आवाज भावुक थी, जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। किंग शुआन, फांगजून को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। मैं सावधान नहीं था। हालांकि उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन इतना ही काफी था कि शाओइंग शुआन गलत समझ ले। ये सुनकर उसकी तेज नजर मेरी तरफ मुड़ी, जो उनके पास खड़ा था। उसने हाथ उठाकर मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा सिर पहले से ही चकरा रहा था और अब मैं और भी असंतुलित हो गया। मैं पीछे की तरफ दरवाजे से टकराकर गिर गया। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और मैं सीधे ऑफिस के बाहर फर्श पर गिर पड़ा। बची हुई कॉफी और कप मुझ पर गिर गए। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? तुम इतने जलनखोर कैसे हो सकते हो? बाहर निकलो। शाओइंग की गुस्से भरी आवाज के साथ बाहर के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और देखने लगे। चिल्लाने के बाद शाओइंग ने ध्यान से हाओमिंग को गले लगाया और मुझे ऑफिस के बाहर ही बंद कर दिया। भीड़ की खुली हुई हंसी और फुसफुसाहट के बीच मैंने खुद को फर्श से उठाने की कोशिश की। कॉफी के दागों से भरा हुआ और जलते हुए हाथ के साथ मैं वहां से चला गया। घर पहुंचकर मैंने टेकआउट मंगवाया और बर्न ऑइंटमेंट और कोल्ड मेडिसिन खरीदी। उन्हें इस्तेमाल करने के बाद मैंने उन्हें एक छोटे से डिब्बे में रख दिया, जो खास दवाइयों के लिए था। उसमें काफी दवाइयां थीं, टॉपिकल क्रीम्स भी थीं और ओरल मेडिसिन भी। ये सब पिछले 1 साल में मैंने इकट्ठा की थीं। उस शाम जब शाओकिंगुन वापस आई, मैं दूसरी बार ऑइंटमेंट लगा रहा था। शाओकिंगू के जूते उतारने की हरकत रुक गई। वो मेरी तरफ आई। मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखा। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हाओ मिंग की स्किन नाजुक है और आसानी से चोट लग जाती है। आगे से तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। क्या वो ये कह रही थी कि मेरी स्किन मोटी है? मुझे चुप देखकर उसे लगा मैं अभी भी गुस्से में हूँ। वो मेरे पास आई, मेरे हाथ से ऑइंटमेंट की ट्यूब ली और खुद लगाने लगी। उसका हाथ मेरे हाथ को पकड़ रहा था। मैं चौंक गया, थोड़ा हैरान भी। जब तक मेरे हाथ पर ठंडक फैलनी शुरू नहीं हुई, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि शाओइंगवान सच में मेरे लिए दवा लगा रही है। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। तभी अचानक शाओइंग का फोन बजा। शांत विला में मैं साफ साफ हाओमिंग की रोने जैसी आवाज दूसरी तरफ से सुन सकता था। किंगवान, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ पकड़ने वाली पकड़ धीरे धीरे कस रही थी। मैं दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन शाओइंग को जैसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हामिंग, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छे से रहना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर शाओ चिंगवान ने मेरा हाथ कॉफी टेबल पर फेंक दिया और जल्दी से बाहर निकल गई। मेरे अंदर एक दिल चीर देने वाला दर्द उठा। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन शाओइंग शुआन ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैंने अपने दर्द से भरे हाथ को काफी देर तक पकड़े रखा, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। और तब तक शाओइंग दरवाजा पटक कर जल्दी में जा चुकी थी। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी भी लिविंग रूम में गूंज रही थी। मैं खुद पर व्यंग्य करते हुए हंस पड़ा। मैंने कैसे सोच लिया कि शाओइंग के दिल में अभी भी मेरे लिए थोड़ी नरमी बची है। कितना बेवकूफ हूं मैं। दवा लगाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने घर में अपनी थोड़ी बहुत चीजें पैक करनी शुरू कर दी। मैंने कभी इस जगह को अपना घर नहीं माना, इसलिए मेरे पास बहुत कम सामान था। एक छोटा सूटकेस ही सब कुछ रखने के लिए काफी था। पैकिंग के बाद मैं सोफे पर बैठ गया और बाहर के रंग बिरंगे फ्लावर गार्डन को देखने लगा। ये सारे फूल मैंने लगाए थे। फूल लगाना ही मेरा एकमात्र शौक था, जिसे जिंदगी खत्म नहीं कर पाई। जब मैंने पहली बार इन्हें लगाया था, शाओइंग ने देखकर मेरा मजाक उड़ाया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा घर है? उस समय मैं फूलों को देख रहा था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कभी इस जगह को अपना घर नहीं माना। मुझे बस इन 3 सालों को गुजारने के लिए थोड़ी तसल्ली चाहिए थी। उसके बाद शाओइंग ने मेरे फूल लगाने पर कभी आपत्ति नहीं की, इसलिए मैंने पूरे गार्डन को फूलों से भर दिया। लेकिन अब जब मैं जाने वाला था, तो इन फूलों को पीछे छोड़ना बेकार लगता। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर बाहर जाकर सारे फूल उखाड़ दिए। 3 साल तक लगाए गए फूल मैंने 4 घंटे से भी कम समय में निकाल दिए। तब तक आसमान भी उजाला होने लगा था। उजड़े हुए गार्डन को देखकर मैं वापस विला में नहाने चला गया। जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाने वाला था, फोन बज उठा। स्क्रीन पर शाओकिंग शुआन का नाम था। मैंने अनजाने में फोन को कसकर पकड़ लिया। कॉल कटने से पहले ही मैंने उठा लिया। एक जैकेट लेकर आओ, मैं एड्रेस भेज रही हूँ। हमेशा की तरह उसने आदेश देने के बाद तुरंत फोन काट दिया। मैं काली स्क्रीन को देखता रह गया, थोड़ा उलझन में। सिर्फ एक जैकेट ही तो है, मुझे खुद क्यों लाने को कहा? फिर सोचा शायद उसे मुझे आदेश देना ही पसंद है। मैंने जैकेट उठाया और कार में बैठ गया। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद वो गायब हो गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया।
जब मैं पहुंचा तो पता चला कि वो एक एक्वेरियम था। शाओचिंग शुआन की असिस्टेंट दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे अंदर ले गई। पूरा एक्वेरियम खाली था। साफ था कि उसने पूरा जगह बुक कर लिया था। मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया, जहां मैंने शोइंग को हामिंग के साथ ऊपर के टैंक के किनारे बैठे डॉल्फिन्स के साथ खेलते हुए देखा। मैं शांत तरीके से आगे बढ़ा और उसे जैकेट दे दिया। शोइंग ने मुझे देखा, जैकेट लिया और कहा, तुम आज जल्दी आ गए। फिर उसने जैकेट हाविंग पर डाल दिया। तुम्हें अभी ठंड लगी थी, फिर भी तुम एक्वेरियम आना चाहते थे। जल्दी इसे पहन लो, ठंड मत लगने दो। हामिंग ने नखरे से कहा, क्या मेरे पास तुम नहीं हो? तुम मुझे ठंड लगने दोगी क्या? ये सुनकर शाओइंग हल्के से मुस्कुराई। अचानक हैंग चिल्लाया, मेरा ब्रेसलेट! पता चला कि एक डॉल्फिन उसके हाथ से ब्रेसलेट छीन कर ले गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगी। शाओइंग ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना। बहुत दुखी लग रहा था। नहीं, वो पहला गिफ्ट था जो तुमने मुझे दिया था। वो अलग है, फैंग जून। उसने बेबस होकर मुस्कुराया और मेरा नाम लिया। शाओइंग ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे उसे पूरा यकीन था कि मैं मना नहीं करूंगा। मैंने सुना है तुम पहले एक्वेरियम में अंडर वाटर परफॉर्मर थे, तो डॉल्फिन के मुंह से ब्रेसलेट निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, है ना? जाकर ब्रेसलेट वापस लाओ। मेरी सांस अटक गई। मैंने सच में वो काम किया था। अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने कई काम किए थे, लेकिन काफी समय हो गया था जब मैंने आखिरी बार डाइव किया था। फिर भी मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने गहरी सांस ली और अचानक मेरे दिल में तेज दर्द उठा। लेकिन उस समय शाकिंगवान मुझे जल्दी करने के लिए कह रही थी। मेरे पास पानी में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब मैं एक्वेरियम में काम करता था, मैं ट्रेनर भी था, इसीलिए डॉल्फिन्स के साथ रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लकीली डॉल्फिन बस अपने माउथ में ब्रेसलेट के साथ खेल रहा था और उसने उसे निगला नहीं था। मैंने उसे काफी आसानी से वापस ले लिया। जैसे ही मैं ऊपर तैरने वाला था, डॉल्फिन को लगा कि मैं उसके साथ खेलने आया हूँ और वह बार बार अपनी स्नाउट से मुझे धक्का देने लगा। एक पल के लिए मेरा ऊपर उठना मुश्किल हो गया, शायद इसलिए क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया था और मेरी कोल्ड भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। मैं धीरे धीरे थकता गया। जैसे ही मैं पानी से ऊपर आया, मेरी नजर काली पड़ गई। मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ अब भी ब्रेसलेट को कसकर पकड़े हुए थे। जब मैं पूरी तरह होश खो चुका था, उससे पहले मुझे एक जोड़ी मजबूत हाथों का सहारा महसूस हुआ जो मुझे ऊपर उठा रहे थे। वह कौन था? शायद कोई स्टाफ मेंबर, मैंने थकान में सोचा। हॉस्पिटल रूम में मैं बेहोश बेड पर पड़ा था। मेरे पास वाले सोफा पर शाओइंग चुआन और मदर श्याओ बैठे थे। मदर श्या हेल्थ चेकअप के लिए आई थीं और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लाते हुए देख लिया, इसीलिए वह जल्दी से देखने आ गईं। डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड्स पकड़े हुए बोले कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस देर तक जागना, कोल्ड और एग्जॉस्शन की वजह से मैं बेहोश हो गया था। जब मदर शिया ने सुना कि बात गंभीर नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। आखिरकार वही थीं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी के पास रहने के लिए चुना था। मेरे फीके लिप्स को देखकर मदर शियाओ को भी शक हुआ। उनकी नज़र में शियाओ शिंगवान ऐसी खराब पर्सनैलिटी वाली इंसान नहीं थी, तो फिर वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई। डॉटर, तुम्हें क्या हुआ है? सिर्फ 2 दिन बचे हैं, फिर तुम उसे इतना क्यों परेशान कर रही हो? कौन से 2 दिन? शाओइंग चुआन ने भौहें सिकोड़ते हुए मदर श्याओ को बीच में ही रोक दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कह दिया। कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए शाओइंग और पूछने वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने कॉल उठाई, वह तुरंत मुड़ी और हॉस्पिटल रूम से बाहर चली गई। जब मैं जागा, मदर शिया अभी गई नहीं थी। उन्होंने मुझे देखा और एक पल के लिए चुप रह गईं। मदर शिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरी बेटी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं बस वही पाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मदर शिया एक पल के लिए हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा बोलूंगा। मुझे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और रूम से बाहर चली गईं। मैंने डोर बंद होने की आवाज सुनी तो मैंने अपना सिर वापस घुमाया। अभी भी थोड़ी नींद महसूस हो रही थी, तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, तब बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने अपना फोन उठाया और होमोइंग सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा। फोटो में एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। कैप्शन था, पहला ब्रेसलेट एक छोटे डॉल्फिन ने खराब कर दिया, तो उसने तुरंत मुझे नया खरीद कर दे दिया। अगर ऐसी वुमन मिले तो उससे शादी कर लो। ये सोचते हुए कि ब्रेसलेट फेंक दिया गया होगा, मैं हल्का सा मुस्कुराया। तभी मेरे फोन पर एक वीडियो आया। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे हाथ हल्के से कांपने लगे। वीडियो में मेरी सिस्टर फिजिकल थेरेपी कर रही थी। ये साफ था कि यह शाओजिया ने मुझे भेजा था। मैंने वीडियो सेव किया और बार बार देखने लगा। मेरी आंखों के कोनों से भावनाओं के आंसू बहने लगे। तभी मेरे कान के पीछे से शाओइंग चुआन्स की धीमी आवाज आई, ये कौन है? मैं चौंक गया और जल्दी से फोन छुपाकर अपने आंसू पोंछ लिए। शाओइंग चुआन बेचैन लग रही थी। उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था, जैसे वह फोन छीनना चाहती हो। मैं पूछ रही हूँ, ये औरत कौन है? ये पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा। मैंने फोन को कसकर पकड़ा और जितना हो सके काम वॉइस में कहा, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है।
उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, तो मैंने एक और बात जोड़ी, काफी समय से हमारा कांटेक्ट नहीं है। तभी जाकर शाओइंग चुआन्स का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। उसने फोन छीनने की कोशिश बंद कर दी और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अगर कांटेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो डिलीट करो, मुझे दो, मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके शक को बढ़ने से रोकने के लिए मुझे उसे फोन देना पड़ा। मैं देखता रहा जब उसने वीडियो डिलीट किया। वीडियो डिलीट हो गया। शाकिंग चुआन का व्यवहार फिर से पहले जैसा हो गया। सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। समझ नहीं आया कि वह मुझे हॉस्पिटल से लेने क्यों आई, लेकिन वह फिर भी मुझे जल्दी करने के लिए कहती रही। मैं हॉस्पिटल एंट्रेंस पर वेट करूंगी। मैंने सामान पैक किया और नीचे गया। जैसे ही मैंने पीछे का डोर खोलकर बैठने की कोशिश की, शाओकिंगन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी शोफर हूँ? आगे बैठो। मुझे डोर बंद करके पैसेंजर सीट में बैठना पड़ा। कार चल रही थी जब अचानक शाओइंग बोली, घर के फ्लावर्स कहाँ गए? मैं थोड़ा रुका। लगता है वह घर गई थी। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अगर मुझे उन्हें लगाना नहीं है तो मैं उन्हें उखाड़ दूंगा। ड्राइवर सीट से एक तंज भरी हंसी आई। शाओइंग ने व्यंग्य में कहा, तुम सच में सोचते हो ये तुम्हारा घर है? जब चाहो लगाओ, जब चाहो उखाड़ो, जो चाहो करो। मैंने धीरे से कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कभी इस जगह को अपना घर नहीं माना। मेरा असली घर वो है जहां मेरी सिस्टर है। लेकिन कैओसिंग चुआन ने समझा कि मैं कह रहा हूं कि मैंने कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। उसने ठंडी सांस भरी और पूरे रास्ते चुप रही। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि घर में एक और इंसान था। शाओइंग जैसे अचानक याद आया हो, बोली, हाओमिंग कुछ दिन यहाँ रहेगा? उसने मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। लेकिन सही ही है, मैं तो बस एक फ्रीलोडर हूँ, मुझे क्या हक है? मैंने हल्के से हम्म कहा। हाओमिंग अचानक खड़ा हुआ। फांग जून को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मेरे कुछ कहने से पहले ही शाओइंग चुआन बोली, उसे दिक्कत होने का कोई हक नहीं है। तुम इसे अपना घर समझो। मैंने सिर झुका लिया और खुद पर हंसा। मेरे लिए इसे अपना घर मत समझो, और मिंग के लिए इसे अपना घर समझो। सच में प्यार और बिना प्यार का फर्क कितना साफ होता है। लेकिन अब समय आ गया था कि मैं उनके लिए रास्ता छोड़ दूं, और इसी तरह हाओमिंग वहीं रहने लगा। अजीब बात यह थी कि उसके आने के बाद भी शाओचिंग चुआन दूसरे कमरे में नहीं गई। वह अब भी मेरे साथ उसी बेड पर सोती थी। लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरी दिन जब मैं उठा, शाओइंग चुआन घर पर नहीं थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने हाओमिंग को हॉलवे में खड़े एक पेंटिंग को देखते हुए पाया। मैं उसे इग्नोर करके नीचे जाना चाहता था। बिना मुड़े उसने मुझे पुकारा। मैंने सोचा था, जिस तरह चिंग चुआन तुम्हारे साथ व्यवहार करती है, तुम जल्दी ही उसे छोड़ दोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना लंबा टिकोगे। क्या कहूँ, तुम बहुत दृढ़ हो। हाओमिंग मेरी तरफ मुड़ा, पास आया और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कोई अजीब चीज देख रहा हो। चिंग चुआन ने मुझसे पहले कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो, इतना कि मर जाओ, और मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब करता हूँ। आखिर कौन ऐसा होगा जो उस इंसान से इतना बुरा व्यवहार झेलकर भी उससे प्यार करता रहे? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। समझ नहीं आया वह क्या कहना चाहता है। अगले ही पल हाओमिंग बोला, लेकिन तुम्हें निराशा ही मिलेगी। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। पिछले 1 साल से तुम ये जानते हो, है ना? मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं ये बात पहले से जानता हूँ, लेकिन समझ नहीं आया कि वह इसे बार बार क्यों दोहरा रहा है, जैसे उसे खुद कोई अपराध बोध हो। हाओमिंग घूमना बंद करके मेरे सामने खड़ा हो गया। बताओ, अगर चिंग चुआन को पता चले कि तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया तो वह तुम्हें कैसे सजा देगी? तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा। अभी नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर में शायद दे दो, उसने कहा। तभी नीचे डोर खुलने की आवाज आई। हाओमिंग ने मुझे देखा, मुस्कुराया, फिर 2 कदम पीछे गया और खुद ही पीछे गिर पड़ा। मैं इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया। उसी समय शाओइंग चुआन अंदर आई। उसने हाओमिंग को सीढ़ियों से गिरते देखा और तुरंत उसे संभालने दौड़ी, लेकिन फिर भी वह घायल हो गया। शाओइंग चुआन ने उसे सहारा दिया और ऊपर कमरे में ले गई। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने मुझे जोर से धक्का देकर एक तरफ कर दिया। दरवाजे की दरार से, जहां शाओइंग चुआन नहीं देख सकती थी, हाओमिंग ने मुझे देखकर मुस्कुराया। वो जीत से भरी मुस्कान थी। मेरी आंखों में हैरानी भर गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फंसाने के लिए वह इतना नीचे गिर जाएगा। मेरे एक्सप्रेशन को देखते ही हाओमिंग ने मुस्कान हटा ली और आंसू रोकने जैसा चेहरा बना लिया। शाओइंग चुआन की तरफ देखते हुए बोला, चुआन, फंग को ब्लेम मत करो, ये मेरी गलती है। मैंने उसे नाराज कर दिया। उसने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, इसलिए तुम्हें बुली किया जाता है। यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये कहने के बाद शाओइंग चुआन कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद किया और स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटता गया जब तक मेरी पीठ दीवार से नहीं लग गई। शाओइंग चुआन ने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने एक हाथ से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे नीचे की तरफ घसीटने लगी। मैं बेतहाशा स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मेरी कलाई पर उसकी पकड़ कसकर बनी रही। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त मैं सीधे सीढ़ियों पर गिर भी गया। शाओइंग चुआन बिल्कुल नहीं रुकी।
बस मुझे घसीटती रही। मेरे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द न कर रहा हो। मुझे खींचकर फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट रूम के वार्डरोब तक ले जाया गया। जैसे ही मुझे समझ आया कि शकिंगन मुझे वार्डरोब में बंद करना चाहती है, मेरी आंखों में पैनिक साफ दिखाई देने लगा और मैं वार्डरोब के दरवाजे से चिपक गया। भीख मांगते हुए बोला, किंग च्वान, वो मैं नहीं था। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद गिर गया था। पहले जब हालात बहुत खराब थे, मुझे बेसमेंट में रहना पड़ता था। वो जगह अंधेरी, सीलन भरी थी और वहां चूहे थे। उस बेसमेंट से निकलने के बाद से मैं कभी भी कन्फाइंड स्पेसेस में नहीं रह पाया। लेकिन अब शाओइंग च्वान मुझे और भी छोटे वार्डरोब में बंद करने वाली थी। लेकिन शाओइंग च्वान ने मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी उंगलियों को एक एक करके वार्डरोब के दरवाजे से हटाया, फिर मुझे अंदर ठूंस दिया। वार्डरोब का दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। अंत में शाओइंग च्वान ने दरवाजे के हैंडल्स में लकड़ी की छड़ी भी फंसा दी ताकि मैं बाहर न निकल सकूं। एक पल में मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। मैं डेस्परेटली वार्डरोब के दरवाजे को पीटने लगा। चिंगुआन शाओइंग च्वान, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन बाहर से शुरुआत से अंत तक कोई आवाज नहीं आई, जब तक कि मेरे पास दरवाजा पीटने की ताकत खत्म नहीं हो गई। मैं वार्डरोब के दरवाजे से टिककर धीरे धीरे सिकुड़ गया, खुद को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में पानी टपकने की आवाज आ रही हो और चूहों की चीख भी सुनाई दे रही हो। एक पल के लिए लगा जैसे मैं फिर से उसी अंधेरे बेसमेंट में लौट आया हूँ, अनगिनत मुश्किलों से घिरा हुआ, डॉक्टर के क्रिटिकल कंडीशन नोटिसेस से घिरा हुआ। डर भी मुझ पर टूट पड़ा। काफी देर बाद मैं धीरे धीरे इसका आदी हो गया और मेरे कानों में आ रही आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। मेरी बहन ने फिजिकल थेरेपी शुरू कर दी है। बीते हुए दिन अब खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया था जब वार्डरोब का दरवाजा खोला गया। रोशनी अंदर आई। मैंने अपनी आंखों को ढकने के लिए हाथ उठाया और शाओइंग च्वान स्तब्ध रह गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे होंठ पीले पड़ चुके थे और मेरा माथा ठंडे पसीने से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हालत इतनी गंभीर होगी। मैं तो बस उसे थोड़ा पनिश करना चाहती थी। उसके दिल में अचानक एक हल्का दर्द उठा। उसने एक पल सोचा और फिर झुककर मुझे उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैंने जोरदार रिएक्शन दिया। ऐसे पीछे हट गया जैसे किसी कातिल से बच रहा हूं। उसे अचानक गुस्सा आ गया। उसका चेहरा बदल गया और उसने मुझे जोर से पकड़कर बाहर खींच लिया। हाओ मिंग हमारे साथ रहने आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असंतुष्ट हो जाओगे कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। ये कानून तोड़ना है, क्या तुम्हें पता है? उसने मुझे बेबस होकर खड़ा कर दिया और अब मेरा कुछ समझाने का मन नहीं था। वैसे भी ये आखिरी दिन था। चाहे वो मुझे कितना भी गलत समझे, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। शाओइंग च्वान ने मेरी बेरुखी देखी तो उसके दिल का गुस्सा और बढ़ गया। वो मुझे खींचते हुए हयोमिंग्स रूम तक ले गई। डॉक्टर अभी अभी गया था और छोटी टेबल पर अभी भी ऑइंटमेंट रखा हुआ था। शाओइंग च्वान ने मुझे जमीन पर फेंक दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मेरे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द न कर रहा हो। उसी वक्त शाओइंग च्वान ठंडे स्वर में बोली, जाओ हामिंग के लिए ऑइंटमेंट लगाओ। उससे और टकराव नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप पास में रखा ऑइंटमेंट का ट्यूब उठा लिया। अचानक शाओइंग च्वान ने 3 और शब्द जोड़ दिए, नील एंड गो। मैं उसे अविश्वास से देखने लगा। शाओइंग च्वान ने ठंडे चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। मी, उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उससे थोड़ा सा भीख मांगता तो वह मुझे छोड़ देती। लेकिन मैंने सिर्फ कुछ सेकंड तक उसे हैरानी से देखा, फिर एक समझ से बाहर वाक्य कहा, शाकिंग च्वान, दिस इज द लास्ट टाइम। इससे पहले कि वह समझ पाती, मैं पहले ही मुड़ चुका था और हाइंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ऑइंटमेंट का ढक्कन खोला और उसके लिए लगाना शुरू कर दिया। इस बार हैरान होने की बारी शाओइंग च्वान की थी। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा मन सिर्फ अपनी बहन से जल्द मिलने के ख्याल से भरा हुआ था। अंत में शाओइंग च्वान ने मेरे हामिंग के लिए ऑइंटमेंट लगाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि मुझे कमरे से बाहर धक्का दे दिया। कसकर बंद दरवाजे को देखते हुए मैंने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि आखिरकार सब खत्म हो गया। मुझे यह जानने का कोई इरादा नहीं था कि वे अंदर क्या कर रहे थे। मैं अपने कमरे में वापस गया और अपने आखिरी सामान को सूटकेस में रख दिया। कल मुझे बस शाओइंग्स फादर से मिलना है और सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बहन से मिलने वाला था, मैं पूरी रात मुश्किल से सो पाया। शाओइंग च्वान भी कमरे में वापस नहीं आई। सुबह जल्दी जैसे ही आसमान उजाला हुआ, मैं जल्दी से अपना सूटकेस लेकर नीचे उतर गया। सौभाग्य से शाओइंग च्वान अभी तक जागी नहीं थी। शाओ फैमिली के पुराने रेजिडेंस पर पहुंचकर फादर शाओ ने मुझे एक डिवोर्स एग्रीमेंट दिया। इसे साइन करने के बाद तुम्हारा और चिंगवान का अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने बिना हिचकिचाहट के उसे लिया और अपना नाम साइन कर दिया। उसके बाद फादर शाओ ने मुझे एक प्लेन टिकट और एक नया फोन के साथ एक कार्ड दिया। प्लेन से उतरने के बाद कोई तुम्हें लेने आएगा और तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाएगा। मैंने अपना पुराना फोन टेबल पर रखा और बाकी सामान उठा लिया। हालांकि यह एक ट्रांजैक्शन था, शाओ फैमिली ने सच में मेरी बहन को बचाया था। मुझे फिर भी धन्यवाद कहना चाहिए। शिया रेजिडेंस छोड़ने से पहले मुझे शाओइंग च्वान का ख्याल आया
और मैं अचानक रुक गया। सोफे पर बैठे फादर शिया की तरफ मुड़कर मैंने विनती की, मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, कृपया शियाओइंग चुआन को मेरे वेयरअबाउट्स मत बताइए। हालांकि फादर शियाओ को समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, फिर भी उन्होंने मान लिया। उनका जवाब सुनकर मैं बिना किसी लगाव के शाओ रेजिडेंस छोड़कर चला गया। घर वापस जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। शाओ रेजिडेंस में फादर शाओ ने कॉफी टेबल पर अपनी चाय खत्म की और मेरा पुराना फोन उठाकर ट्रैश कैन की तरफ ले गए। जैसे ही वह फोन फेंकने वाले थे, वह अचानक जोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर 3 शब्द दिखाई दिए, शाओइंग। फादर शियो ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से शाओइंग्स की आवाज तुरंत सुनाई दी। तुम सुबह इतनी जल्दी कहाँ गए? तुम घर पर क्यों नहीं हो? पिछली रात वह परेशान थी। हामिंग को उसके कमरे में वापस भेजने के बाद वह पूरी रात दूसरे लिविंग रूम में रही, मुश्किल से सोई। आज सुबह वह अपने कमरे से निकली और मास्टर बेडरूम में मुझे ढूंढने गई। नतीजा ये हुआ कि उसने दरवाजा खोला तो वह खाली था। उसने पूरे घर में एक बार तलाश किया लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाई। किसी कारण से उसके दिल में घबराहट की एक लहर उठी, इसलिए उसने यह कॉल किया। मिस्टर फैंग जा चुके हैं, यह पहचानते हुए कि यह उसके पिता की आवाज थी। शाओइंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या? अपनी बेटी के साथ घुमाने फिराने की जरूरत नहीं समझते हुए फादर शाओ ने सीधे कहा, मिस्टर फैंग ने तुमसे डिवोर्स कर लिया है, अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तुम जिसके साथ रहना चाहो उसके साथ रह सकती हो। इस वाक्य ने शाओइंग चुआन को और भी उलझन में डाल दिया, इसलिए अपने पिता को और कुछ कहने का मौका दिए बिना उसने सीधे फोन काट दिया। वे 2 शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंजते रहे, लेकिन उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने घर को फिर से पूरी तरह तलाशा। इस बार उसने देखा कि घर से कुछ चीजें गायब थीं और वे सभी चीजें मेरी थीं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो पता नहीं चलता कि घर से चीजें अचानक गायब हो गई हैं, और किसी तरह मेरा फोन भी उसके पिता के हाथ में था। उसके दिल में कुछ बुरे अनुमान उठने लगे। कपड़े बदलने के बाद शाओचिंग चुआन जल्दी से बाहर निकल गई। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, उसे हामिंग ने रोक लिया, जो अपने कमरे से बाहर आ रहा था। चिंग चुआन, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। उसने शाओइंग्स की बाह को करीब से पकड़ लिया, शरारती अंदाज में मुंह बनाते हुए। अगर पहले की बात होती तो शाओइंग चुआन बिना एक पल सोचे सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाती, लेकिन आज उसका दिल सिर्फ मेरे ख्याल से भरा हुआ था। उसने अधीरता से उससे चिपके हुए व्यक्ति को दूर धक्का दे दिया। खुद ही खा लो। पूरे रास्ते उसकी कार स्पीड लिमिट के करीब दौड़ती रही। ओल्ड रेजिडेंस पहुंचकर वह अंदर दाखिल हुई। फादर शाओ लिविंग रूम में बैठे थे। उन्हें हैरानी नहीं हुई कि शाओ चिंगचुआन आएगी, बस यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी में होगी। डैड, आपने फोन पर क्या मतलब कहा था? फंग जून का फोन आपके पास क्यों है? अंदर आते ही उसने बिना किसी ग्रीटिंग के यह सवाल पूछ लिया। फादर शाओ ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने झुककर कॉफी टेबल के नीचे वाले शेल्फ से वह डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और उसके सामने रख दिया। मिस्टर फैंग पहले ही साइन कर चुका है, तुम अपना नाम साइन कर दो और तुम दोनों को डिवोर्स्ड माना जाएगा। असली चीज देखकर शाओकिंग चुआन समझ गई कि उसके पिता सच कह रहे थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं उससे डिवोर्स करूंगा। उसने एग्रीमेंट छीन लिया, आखिरी पेज पलटा और तुरंत वहां साइन किया हुआ सिग्नेचर देख लिया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखा। उसने एग्रीमेंट वापस टेबल पर फेंक दिया और अपने पिता से सवाल किया, फांग जून को आपने कहाँ ले गए? वह मुझसे डिवोर्स नहीं कर सकता, आपने उसे मजबूर किया होगा। अब उसकी सोच में उसे लगा कि उसके पिता मेरे फैमिली बैकग्राउंड को नीचा समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे उससे डिवोर्स करने पर मजबूर किया। फादर शाओ ने सोचा था कि वह यकीन नहीं करेगी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा सोचेगी। 2 सेकंड हिचकिचाने के बाद उन्होंने सच बताने का फैसला किया। 3 साल पहले एक ताइओइस प्रीस्ट ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें एक ब्लडी डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमने मिस्टर फैंग को ढूंढा, जिसका बर्थ चार्ट तुम्हारे साथ कंपेटेबल था, और उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। मैंने उसे रिसोर्सेज दिए ताकि वह किसी की बीमारी का इलाज कर सके। उसने तुमसे शादी की और 3 साल तक तुम्हारे साथ रहा। आज एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो गई है और वह जा चुका है। शाओइंग का दिल हिल गया, लेकिन उसने फिर भी विश्वास नहीं किया। आखिर मैं उसे इतना प्यार करता था। इम्पॉसिबल। फैंग जून मुझे इतना प्यार करता है। ये सब आपने मुझे धोखा देने के लिए बनाया है। अगर विश्वास नहीं है तो खुद सोचो, तुमने जो कुछ किया, अगर कोई एब्सोल्यूट बेनिफिट न होता तो वह इतने समय तक तुम्हारे साथ कैसे रहता? लव इतना महान नहीं होता चिंगचुआन। एक पल में शाओइंग चुआन को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंज गई हो, जैसे वह कुछ सुन ही नहीं पा रही हो। उसने सोचा कि इन सालों में उसने मेरे साथ क्या किया, उस दिन हॉस्पिटल में उसकी माँ ने क्या कहा, और आखिर में मेरे कल रात के शब्द, द लास्ट टाइम। जब सब कुछ साफ हुआ तो उसने पाया कि मेरा उसके प्रति नजरिया ध्यान देने वाला था, लेकिन उसमें प्यार का एक भी अंश नहीं था। अंदर सिर्फ पार्टी ए के लिए टॉलरेंस था। इम्पॉसिबल। उसके दिमाग में वही शांत आंखें घूम रही थीं। उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंसेस धीरे धीरे टूटने लगीं, लेकिन उसका मुंह बस यही बुदबुदा रहा था, इम्पॉसिबल। फादर शाओ उसके अविश्वास को समझ रहे थे, फिर भी खड़े हुए, ऊपर गए और एग्रीमेंट लाकर उसके सामने रख दिया।
अपनी आंखों के सामने अग्रीमेंट को देखकर शाओइंग अब खुद को धोखा नहीं दे सकी। एक पल में उसकी सारी किस्मत धूल में बदल गई। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अग्रीमेंट को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत कहा, आप सबने मुझसे झूठ बोला, आप सबने मुझे धोखा दिया। कागज जमीन पर फेंक दिया गया। उसे बस हल्की सी आवाज आई। फादर श्याओ उसके सामने बैठ गए। उन्होंने शांत नजर से उसे देखा। वह हमेशा जानते थे कि उनकी बेटी का स्वभाव खराब और बचकाना है, इसीलिए उसका गुस्सा स्वाभाविक था। बस उसका मेरे प्रति रवैया उन्हें थोड़ा शक में डाल रहा था। आप सबने मुझसे झूठ बोला। शाओइंग खुद से बुदबुदाई। उसका दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। उसने अचानक सिर उठाया और अपने पिता से पूछा, फांग जुन कहाँ है? डैड, आपको पता है वह कहाँ है ना? मुझे बताइए। उसके अपमानजनक लहजे की परवाह किए बिना फादर श्याओ ने डील को निभाया। उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। आखिरकार एक पल सोचने के बाद उसने फिर भी एक सलाह दी। पिछले 3 सालों में उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बस साइन कर दो। तुम दोनों को अच्छे टर्म्स पर अलग हो जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें वह हा मिंग लड़का काफी पसंद है। मैं तुम्हारी शादी के प्लान में दखल नहीं दूंगा। लेकिन शाओइंग ने इसका एक भी शब्द नहीं सुना। जाने से पहले उसने मेरा पुराना फोन और डिवोर्स अग्रीमेंट उठा लिया और एक बात छोड़ गई, अगर डैड मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। घर पहुंचकर हामिंग अब विला में नहीं था। शौचिंगवन ने परवाह नहीं की। वह खुद को स्टडी में बंद कर लिया। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, उसे मेरे वेयर अबाउट्स जांचने को कहा। फिर भी उसे लगा कि यह काफी नहीं है तो उसने अपने भाई और करीबी दोस्तों को कॉल किया। उसके दोस्तों ने उसका कॉल उठाया। वे सभी यह जानकर हैरान थे कि वह मुझे ढूंढ रही है। उनकी नजर में मैं बस एक स्वीटर था जो शियाओइंग का पीछा कर रहा था, और वह भी असफल। लेकिन चाहे वे कितना भी पूछें, शाओइंग ने बस उन्हें मदद करने को कहा। आखिर में वे मान गए। जितने लोगों से वह संपर्क कर सकती थी सबको करने के बाद शाओइंग ने आखिर फोन रख दिया। साफ जानती थी कि मुझे इतनी जल्दी ढूंढ पाना संभव नहीं होगा, फिर भी वह अपने फोन को घूरती रही। तभी किसी ने उससे पूछा कि वह मुझे ढूंढने के लिए इतनी जिद्दी क्यों है। उसने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें खोजने में मदद करने को कहा। अब जब वह रुक गई थी तो वह खुद सोचने लगी कि वह इतनी गुस्से में क्यों है। सोचते सोचते उसकी नजर मेरे पुराने फोन पर पड़ी। शाओइंग शुआन ने फोन उठाया और उसे खोला। उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आज तक वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। लेकिन जब उसने मेरे नोट्स सेक्शन को खोला तो उसकी वह छोटी सी उम्मीद टूट गई। मैंने बहुत कम नोट्स लिखे थे। पहली लाइन उस समय की थी जब अग्रीमेंट साइन हुआ था, थैंक यू सीओ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ब्रदर आखिरकार तुम्हें बचा सकता है। दूसरी लाइन हमारी शादी के दिन की थी, ये घर बहुत बड़ा और बहुत खाली है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, शियाओ मेरा इंतजार करना। तीसरी लाइन शादी के आधे साल बाद की थी, शियाओ के लिए ट्रीटमेंट प्लान है, मिस शियाओ को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौथी लाइन शादी के 1 साल बाद की थी, मिस शियाओ का फर्स्ट लव वापस आ गया है। हर दिन एक नाइटमेयर जैसा है, लेकिन शिया यू की सेहत बेहतर हो गई है। आखिरी लाइन 5 दिन पहले की थी, बस 5 दिन और सब खत्म हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, फिर मैं शियू से मिल सकता हूँ। हालांकि बहुत कम था, लेकिन हर लाइन उस व्यक्ति शाओयू के लिए चिंता से भरी थी। उसकी आंखें फोन स्क्रीन को ऐसे घूर रही थीं जैसे उसमें छेद कर दे, जब तक कि उसकी आंखों में जलन न होने लगी। उसने आखिर फोन बंद कर दिया। उसके दिल में जिद का एक आखिरी अंश बचा था। वह मुझे ढूंढने के बाद खुद मुझसे पूछना चाहती थी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। शाओइंग ने लाइट्स नहीं जलाई। उसने पिछले साल को याद किया, हर तरह की बातें याद कीं, और अचानक समझ आया कि वह कितनी गलत थी। अचानक उसके विचार उस दिन पर रुक गए जब हामिंग ने कहा था कि मैंने उसे धक्का दिया। उस समय वह गुस्से में थी, इसलिए उसने आगे जांच नहीं की। लेकिन अब सोचने पर उसे लगा कि उस घटना में बहुत ज्यादा संयोग थे। उसके दिल में एक हल्का शक पैदा हुआ। उसने कल सीढ़ियों का सर्वेलेंस फुटेज फिर से देखा। जैसे ही कैमरा की इमेज सामने आई, शाओइंग ने साफ देखा कि हाओमिंग खुद सीढ़ियों से गिरा था और मैंने उसे छुआ तक नहीं था। उसे समझ आया कि इस गलतफहमी की वजह से उसने मेरे साथ क्या किया। उसका दिल अचानक दर्द से भर गया। उसने अपने सीने को पकड़ा, इस भावना को समझ नहीं पाई। उसका मन पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। हामिंग की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके सामने ऐसा खेल खेले। उसने फोन निकाला और हैंग को कॉल किया। दूसरी तरफ वाला उसकी गुस्से से पूरी तरह अनजान था। अभी भी नरम आवाज में क्यूट बनकर बात कर रहा था। सुबह शाओइंग के रवैये से अपनी नाराजगी जता रहा था। इसीलिए अब मुझे ढूंढने आई हो। मैंने आज सुबह कुछ नहीं खाया, मुझे तुमसे थोड़ा कंफर्ट चाहिए। क्या फैंग जुन ने सच में तुम्हें कल धक्का दिया था? शाओइंग ने ठंडे स्वर में उसे बीच में रोक दिया। दूसरी तरफ हामिंग एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आवाज में शिकायत थी। हाँ, मेरा घुटना अभी भी दर्द कर रहा है, शाओइंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जिससे वह तुरंत चुप हो गया। अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने कैमरा फुटेज देख लिया है, ये साफ था कि तुम खुद गिरे थे।
हैंग एक पल के लिए घबरा गया, जल्दी जल्दी इनकार करते हुए बोला, मैंने नहीं किया, उसी ने मुझे धक्का दिया था। किंगवन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वह जानती थी कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। शोइंग ने सीधे फोन काट दिया। उसने सर्वेलेंस वीडियो अपने फोन में कॉपी की और हैंग्स के घर पहुंच गई। दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंजी। हैंग अब डर गया। उसने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसने दरवाजे की तरफ हैरानी और बेचैनी से देखा, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति हार नहीं मान रहा था। दरवाजे पर चोट और तेज होती गई। हैंग, अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी। डरते हुए कि वह सच में दरवाजा तोड़ देगी, हैंग ने जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, शोइंग अंदर तेजी से चली आई। वह तुरंत डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। शोइंगवन रोशनी के सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी नजरें उसी पर टिकी थीं। उसने अपना फोन निकाला और सर्वेलेंस वीडियो चलाया। हैंग ने उम्मीद नहीं की थी कि वह सच में कैमरास चेक करेगी। उसकी आंखों में घबराहट चमकी। जैसे ही उसने नजरें फेर लीं, उसका ठोड़ी शोइंग ने कसकर पकड़ लिया। इधर देखो। इस तरह उसने पूरा प्रोसेस देखा कि उसने मुझे कैसे फंसाया था। वीडियो खत्म हुआ। शोइंग ने उसकी ठोड़ी जोर से दबाई, उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया। वह झुककर उसे खतरनाक नजर से देखने लगी। अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? यह कहकर उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। हैंग जमीन पर गिर गया। उसे तुरंत पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। श्यो किंगवन के द्वारा इस तरह व्यवहार किए जाने पर उसकी आंखें लाल हो गईं। वह ऊपर देखकर उसे दया से देखने लगा, पहले की तरह उसकी सिंपैथी पाने की कोशिश में। किंगवन, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो ना, अगर वह हमारे बीच नहीं आता तो हम बहुत पहले शादी कर चुके होते। वही हमारे रास्ते की रुकावट है। शोइंग उसके शब्दों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। चाहे कुछ भी हो, फांग जून मेरा हस्बैंड है। तुम कौन होते हो उसे छूने वाले? तुम सच में मरने के लायक हो। चाहे हामिंग कितना भी संघर्ष करे। शोइंग उसे सीधे विला ले आई, उस क्लोजेट तक जहां मुझे कभी बंद किया गया था। उसने उसे अंदर धकेल दिया। जो दर्द फिंग जून ने सहा था, वह तुम्हें भी एक बार सहना चाहिए। क्लोजेट का दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन वह गई नहीं। शोइंग क्लोजेट के सामने बेड पर बैठ गई। अंदर से हैंग की चीखें और दरवाजे पर उसकी बेतहाशा चोट सुनती रही। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से पिछली रात में लौट आई हो। लेकिन पिछली रात मुझे बंद करने के बाद वह चली गई थी। तो क्या मैंने भी ऐसे ही दरवाजा पीटा था और मदद के लिए रोया था, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या इसलिए जब उसने मुझे गले लगाना चाहा तो मैं पीछे हट गया और वह बातें कहीं? अचानक एक दिल तोड़ देने वाला दर्द उसके अंदर उठा, जैसे उसे कुचल रहा हो। फिर भी वह एक मैसोकिस्ट की तरह सुनती रही। शाम थी जब मुझे बंद किया गया था। सुबह होने तक हेडबोर्ड से टिके हुए श्याओ चिंगवान ने हलचल की। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। क्लोजेट से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। शोइंग को क्लोजेट खोलने की जल्दी नहीं थी। उसने पहले अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। जवाब मिला कि कोई खबर नहीं है। शोइंग्स के दिल में निराशा भर गई। उसने फोन काट दिया और क्लोजेट खोल दिया। अंदर हैंग सो गया था या शायद बेहोश हो गया था। शोइंग ने उसे छुआ नहीं। उसने फोन करके 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उसे शिया फैमिली के दरवाजे पर फेंकने को कहा। साथ ही शिया फैमिली के ओल्ड मास्टर के लिए एक मैसेज छोड़ा, अपने बेटे को काबू में रखो। ये सब करने के बाद शोइंग ने खाली कमरे को देखा। उसके दिल में अनंत अकेलापन था। वह घर जो कभी खाली नहीं लगता था, इस पल पूरी तरह खाली लग रहा था। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं था? वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने बस अपनी पूरी ताकत से सबको मुझे ढूंढने में लगा दिया, लेकिन ऐसा था जैसे मैं गायब हो गया हूँ। कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे श्योइंग शुआन इस खालीपन को सह नहीं पाई। मेरे बिना घर में रहना। वह बार में रहने लगी, अल्कोहल के सहारे सोने लगी। कुछ ही दिनों में श्योइंग के दोस्तों को भी पता चल गया कि वह बार में खुद को डुबो रही है। उसके साथ कुछ हो न जाए, इस डर से वे उसके पास गए। उसने उन्हें नहीं भगाया, बस एक के बाद एक ग्लास पीती रही। कई दिनों तक वह बहुत ज्यादा पीती रही। जल्द ही वह नशे में डूब गई। एक दोस्त को बहुत जिज्ञासा हुई। उसने उसके नशे का फायदा उठाकर पूछा, किंगवान, हम सब बहुत क्यूरियस हैं। तुम फंग जून को ढूंढने के लिए इतना एफर्ट क्यों कर रही हो? अगर वह चला गया तो जाने दो। तुम्हें वह वैसे भी पसंद नहीं है ना? यह सुनकर श्योइंग ने अपना ग्लास नीचे रख दिया। उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। उसने आक्रामक तरीके से कहा, उसने मुझसे झूठ बोला। वह हमेशा मुझे धोखा देता रहा। उसे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। एक वाक्य ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। सभी जानते थे कि मैं उसके साथ कितना अच्छा था। अब श्योइंग्स के मुंह से यह सुनना कि मैं उसे पसंद नहीं करता, सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछते, उन्होंने देखा कि श्योइंग रो रही थी। उसे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उसे मुझसे प्यार नहीं है। श्योइंग हुआन सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों का तेज भाव दुख में बदल गया। उसमें शिकायत की झलक भी थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसके भावनाओं के साथ खेला हो, जिससे आसपास के लोग चौंक गए। लेकिन श्योइंग ने
बस वही कुछ वाक्य कहे, फिर वह वापस जोर जोर से पीने लगी। उसके दोस्तों ने और पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके मन में एक शक पैदा हो चुका था। उस शाम जब उन्होंने देखा कि वह बहुत ज्यादा नशे में है, वे उसे घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अंदर कोई मेड भी नहीं थी। वे सोच रहे थे कि क्या उसे अपने घर ले जाएं, कम से कम उसकी देखभाल कर सकते थे। शाओइंग ने हाथ हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया। तुम सब घर जाओ, फेंगजून मेरी देखभाल करेगा। दरवाजा उनके सामने जोर से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पाए कि जो इंसान पहले ही जा चुका है वह उसकी देखभाल कैसे करेगा। लेकिन अंत में वे चले गए। जैसे ही शाओइंग अंदर गई, उसने जोर से पुकारा, फेंगजून, मैं नशे में हूं, आकर मेरी देखभाल करो। आवाज विला में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाओइंग बड़े विला में मेरा नाम पुकारते हुए मुझे ढूंढने लगी। आखिर में वह फ्लावर गार्डन में गई, खाली जमीन को देखते हुए। उसकी आवाज में उलझन थी। फेंगजून, तुम्हारे फूल कहाँ हैं? क्या तुमने पूरा यार्ड फूलों से नहीं भरा था? अब कुछ भी क्यों नहीं है? उसका जवाब सिर्फ तेज हवा थी। उसकी होश धीरे धीरे लौट आई। उसे याद आया कि मैं बहुत पहले ही जा चुका हूँ। दुख लहर की तरह उस पर टूट पड़ा। एक पल में मुझे खोने का दर्द धोखे के गुस्से से भी ज्यादा भारी पड़ गया। शाओइंग घुटनों के बल गिर गई, अपना सिर हाथों में छुपा लिया। आंसुओं ने उसकी हथेलियां भिगो दी। फेंगजून, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के बाद तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? तुम इतने निर्णायक तरीके से क्यों चले गए? मत जाओ फेंगजून, वह बड़बड़ाती रही। धीरे धीरे वह फेंस के सहारे टिक गई और वहीं सो गई। जब वह जागी तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके हाथ में अभी भी आईवी नीडल लगी हुई थी। हॉस्पिटल बेड के पास मदर श्याओ बैठी थी और पीछे सोफे पर फादर श्याओ थे। उसे जागता देख फादर श्याओ ने उसे ठंडी नजर से देखा, जबकि मदर श्याओ उसके पास आई। बेटी, तुम आखिर जाग गई। मैं आज सुबह तुम्हारे घर आई थी और तुम्हें फ्लावर गार्डन में बेहोश पाया। तुम्हें तेज बुखार था। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। तब जाकर शाओइंग सुएन को समझ आया कि क्या हुआ था। वह ऐसी नहीं थी कि नशे में सब भूल जाए, इसलिए उसे कल की सारी बातें याद थीं। उसे बार में रोना याद था और गार्डन में घुटनों के बल बैठकर मुझे जाने से रोकना भी याद था। अब वह खुद को यह धोखा नहीं दे सकती थी कि उसे सिर्फ मुझसे नफरत है। अनजाने में उसका प्यार मेरे लिए जड़ पकड़ चुका था। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह एक विशाल पेड़ बन चुका था, लेकिन जिसे उसे देखना था वह अब यहाँ नहीं था। मदर श्याओ ने उसे चुप देखा। उसका दिल भी दुख से भर गया। तुम बेहोशी में भी फेंगजून का नाम पुकार रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इतना पसंद करती हो, वरना मैं उसे कभी जाने नहीं देती। शाओइंग ने खिड़की की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप उसे रोक नहीं पाती मॉम। सही है, वह इंसान जो किसी को बचाने के लिए 3 साल तक बिना शिकायत सब सह सकता है, उसे मुश्किलों से कैसे रोका जा सकता है? और वह मुश्किल खुद वही थी, लेकिन फिर भी वह मुझे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। शाओइंग ने खिड़की से नजर हटाकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार विनती थी। मैं आपसे विनती करती हूँ मॉम, कृपया मुझे बताइए वह कहाँ है। इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। मॉम, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। ये पहली बार था जब उसने उनसे किसी चीज के लिए विनती की थी। बचपन में चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा बहुत जिद्दी रही थी और हर चीज खुद पूरी करती थी। अब वह मेरे कारण उनसे विनती कर रही थी। मदर शिया आखिरकार अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें भी उसका वेयरअबाउट्स नहीं पता था। इसलिए वह पीछे काम कर रहे फादर शियाओ से पूछने गईं। यह सुनकर फादर शियाओ ने ठंडी नजर से शियाओ चिंगवान की तरफ देखा। उन्होंने नाक से हल्की आवाज निकाली, तुम्हें वह इतना पसंद है? पहले क्यों नहीं समझी? अब जब वह जा चुका है तब तुम्हें उसे पकड़कर रखना याद आ रहा है। जब यंग मास्टर फैंग गया था, उसने खास तौर पर कहा था कि उसका लोकेशन न बताया जाए। इससे साफ है कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहता। अगर तुम इतनी केपेबल हो तो खुद जाकर उसे ढूंढो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम अपनी ही बेटी के साथ इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? आपको सब पता है, थोड़ा बता देने में क्या हर्ज है? उसे बड़ा होना चाहिए, उसे अपने किए का परिणाम खुद भुगतना चाहिए। फादर स्याओ के शब्द बिल्कुल निर्दयी थे। मदर स्याओ ने हॉस्पिटल बेड पर बैठी स्याओ चिंगवन को चिंता से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्याओइंग ने अपना सिर मोड़कर खिड़की के बाहर देखा और मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लूंगी। मैं अपनी बहन फांग यू के साथ हॉस्पिटल में फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए था। शियाओ फैमिली के ओल्ड हाउस से निकलने के बाद मैंने कंट्री एफ के लिए प्लेन पकड़ा। उतरने के बाद मैंने किसी को मेरा इंतजार करते देखा। जैसे ही मैं टर्मिनल से बाहर निकला, वह मुझे सैनिटोरियम ले गई। रास्ते में उसने फांग यू की कंडीशन के बारे में बताया। सैनिटोरियम पहुंचकर डॉक्टर ने कहा कि फांग यू पास के रूम में है और मुझे थोड़ा इंतजार करने को कहा। इंतजार के दौरान मैं बेचैन था, बैठ नहीं पा रहा था। तभी वह आवाज सुनाई दी। मैं होश में आया। ब्रदर, हॉस्पिटल रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए फैंग यू मेरी तरफ दौड़ी और मुझे गले लगा लिया। हम 3 साल से नहीं मिले थे। हालांकि वह बेड रिडन थी, फिर भी उसका बढ़ना पूरी तरह नहीं रुका था। अब वह एक जवान लड़की जैसी दिख रही थी। उसकी ताकत भी कम नहीं थी। कल शाओइंग द्वारा घसीटे जाने का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था। मैं दर्द से सांस खींचकर थोड़ा पीछे हट गया। फैंग यू ने तुरंत छोड़ दिया।
उसकी नजर तुरंत अपने भाई की कलाई पर पड़े लाल निशान पर गई। ये क्या है? किसने तुम्हें सताया? मैंने अपनी स्लीव नीचे खींचकर उसे ढक लिया। मेरी आंखें लाल हो गईं। अपने इकलौते परिवार को देखते हुए मैंने सिर हिलाया। नहीं, किसी ने मुझे नहीं सताया। बस उसका ठीक हो जाना ही मेरे सारे दर्द को मायने देता था। हम लंबे समय तक गले मिले रहे और बात करते रहे। जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब मैं चला गया। अभी फैंग यू पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता था। मैंने सैनिटोरियम के पास एक घर किराए पर लिया और उसे दिन में 3 बार खाना देने लगा। इस तरह 1 महीना गुजर गया। फैंग यू आखिर डिस्चार्ज हो गई। अब उसे बस हफ्ते में 1 बार चेकअप के लिए जाना था। डिस्चार्ज के बाद हम साथ रहने लगे। मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ। हर दिन बहुत खुशी से गुजरता था। मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। इसी दौरान श्योइंगुआन मुझे लगातार ढूंढ रही थी। लगभग आधा महीना बिना किसी खबर के खोजने के बाद एक दोस्त ने पूछा कि क्या मैं विदेश में हो सकता हूँ। तब उसने अपना ध्यान विदेश की तरफ लगाया। जब वह मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी तभी सेया फैमिली अचानक हैंक को लेकर शाओइंग्स ऑफिस पहुंच गई। शाओइंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर उन्हें ठंडी नजर से देख रही थी। फादर सेया सामने खड़े थे। गुस्से में बोले, पिछली बार तुमने हैंक को क्लोजेट में बंद किया और अब वह अंधेरे से डरने लगा है। तुम्हें हमें इसका जवाब देना होगा। शाओइंग्स की नजर फादर शिया से हटकर पीछे खड़े हाओमिंग पर गई। उसकी नजर महसूस होते ही हैंग ने नजरें चुरा लीं। वह व्यंग्य से हंसी। तो क्यों ना आप अपने बेटे से पूछें कि उसने क्या कमाल किया है। बस एक गांव के लड़के को फंसाया था। उसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? वह फांग जून तो बस एक मामूली इंसान है। वह मेरे बेटे से कैसे तुलना कर सकता है? फादर शिया के शब्द तिरस्कार से भरे थे और शाओइंग्स का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सीधे सिक्योरिटी को बुलाया और उन्हें बिना किसी शिष्टाचार के बाहर निकलवा दिया। उसके बाद पूरा अपर क्लास जान गया कि श्याओ और शिया फैमिलीज के बीच टकराव हो गया है। बिजनेस वर्ल्ड में जहां भी श्याओ फैमिली होती वहां शिया फैमिली के लिए कोई जगह नहीं होती। शिया फैमिली को लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हामिंग ने मुझे फंसाया था और अब वे शाओइंग की रिवेंज झेल रहे हैं। एक दिन फादर शाओ ने देखा कि शाओइंग्स का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है और इसका जिक्र किया। तभी शाओइंगवान ने हाओमिंग को कॉल किया। तुम और तुम्हारा फैमिली यह बात अच्छे से याद रखो। अगर तुमने दोबारा फांगुन के बारे में कुछ भी गलत कहा तो यह सिर्फ बिजनेस प्रेशर तक सीमित नहीं रहेगा। हाओमिंग ने कटे हुए कॉल को देखा। उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उसकी आंखों में प्यार और नफरत एक साथ भरे थे। इसके बाद शियाओइंग ने शिया फैमिली पर दबाव डालना बंद कर दिया और फिर से मुझे ढूंढने पर ध्यान देने लगी। कुछ दिनों बाद उसे आखिरकार कंट्री एफ में मेरा एक सुराग मिल गया। तुरंत अगली फ्लाइट का टिकट बुक करो। जिस दिन शियाओइंग चुआन कंट्री एफ पहुंची उसी दिन मैं अपनी बहन को चेकअप के लिए ले जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है और शायद अगले चेकअप के बाद उसे और जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश था, इसलिए मैं अपनी बहन को डिनर के लिए बाहर ले गया। खाने के दौरान फैंग यू ने वही सवाल फिर पूछा। उसे डर था कि उसके भाई ने उसके लिए कुछ कठिन काम किए हैं। ब्रदर, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? जिस दिन मैं गया था मिस्टर श्याओ ने मुझे काफी पैसे दिए थे। इसलिए अब फैंग यू के इस सवाल पर मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे जरा भी शर्म नहीं थी क्योंकि यह पैसा मेरा हक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी बहन को सच बताऊं। मैंने किसी के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट किया और बहुत पैसे कमाए। शायद इसलिए क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे को समझते हैं। उसे महसूस हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे बेनकाब नहीं किया। डिनर के बाद हम अपने किराए के घर लौट आए, लेकिन नीचे पहुंचकर हमने एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। मैं ठिठक गया। मेरे पास खड़ी फैंग यू भी उलझन में रुक गई। अपने भाई की नजर का पीछा करते हुए उसने दूर एक थकी हुई सी महिला को देखा और शाओइंग चुआन ने भी हमें देख लिया था। नीचे की लाइट्स धुंधली नहीं थीं। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने उस दिन हॉस्पिटल रूम में वीडियो में देखा था। उस समय मैंने उसे बताया था कि वह मेरी कॉलेज क्लासमेट है जिससे मैं लंबे समय से संपर्क में नहीं था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ क्लासमेट नहीं बल्कि वह व्यक्ति भी है जिसके लिए मैं 3 साल तक उसके साथ रहा। एक पल में उसे मेरे नोट के शब्द याद आए। कोई भी समझ सकता था कि यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। तीखी जलन उसके दिल में भर गई। शाओइंग तेजी से मेरे पास आई और जोर से पूछा कि वह कौन है। तुमने उसके लिए मुझे धोखा दिया है ना? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि शाओइंग वान मुझे यहाँ तक ढूंढ लेगी। मेरी चुप्पी देखकर शाओइंग्स का दिल दर्द से भर गया। उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। फैंग जुन, कुछ तो कहो। यह देखकर मेरे पास खड़ी फैंग यू भी गुस्से में आ गई। उसने शाओइंग चुआन को धक्का दिया। उसके शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। क्या तुम पागल हो? तुम उसे चोट
चोट पहुंचा रही हो। यह देखकर कि दोनों झगड़ने वाले हैं, मैंने आह भरी और अपनी बहन की पीठ थपथपाई। शाओयू, तुम पहले ऊपर जाओ, पाई के अच्छे से जाओ। फोंगू ऊपर चली गई, जाते हुए पीछे मुड़कर देखती रही। शाओइंग चुआन ने भी उसे घूर कर देखा, पीछे हटती हुई। उसके जाने के बाद मैंने आखिरकार कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? इस सवाल से शाओइंग चुआन को याद आया कि मैंने जाते समय उसके पिता को मेरा लोकेशन बताने से मना किया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम चिंता मत करो, यह मेरे पिता ने नहीं बताया, मैंने खुद तुम्हें ढूंढा है। अगर तुमने हर बार मना नहीं किया होता तो मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना समय नहीं लगता। क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते थे? उसके इस बेवजह गुस्से को न समझते हुए मैंने उसे शांत नजर से देखा। मेरा स्वर भी ठंडा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने अभी डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए हैं, हम अभी डिवोर्स्ड नहीं है। शाओइंग चुआन मुझे घूरते हुए कर्कश आवाज में बोली। मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी तक साइन नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ एक पल के लिए ही चौंका। तुमने साइन किया या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कर ही दिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं बदलेगा। बस कुछ ही शब्दों में मैं शांत रहा, बिल्कुल पिछले 3 सालों की हर नजर की तरह। हम दोनों की तुलना में शाओइंग चुआन की भावनाएं बहुत ज्यादा उथल पुथल में थी। उसे भी इसका एहसास हुआ और उसके दिल का दर्द और गहरा हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने 3 साल तक मुझसे झूठ बोला। शाओइंग चुआन की आवाज शिकायत से भरी हुई, जिसे सुनकर मैं भी एक पल के लिए रुक गया। इस पल मुझे एहसास हुआ कि उसके लिए यह सच में एक धोखा था। जिस हस्बैंड को वह 3 साल से खुद से प्यार करने वाला समझती थी, वह असल में उसके पेरेंट्स द्वारा ढूंढा गया एक व्यक्ति था जो अपने फायदे के लिए उसके करीब आया था। जहां तक तुम्हें धोखा देने की बात, मुझे माफ करना। अनपेक्षित रूप से मैंने इतनी आसानी से माफी मांग ली। शाओइंग चुआन अचानक मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में भावनाएं जैसे टूटने को थीं। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम सॉरी कहो। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैंने भौहें सिकोड़ ली। शाओइंग चुआन बिना रुके बोलती रही। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह मेरे साथ रहो, लेकिन इस बार मैं जिद्दी नहीं बनूं। शाओइंग चुआन, ड्रामा करना बंद करो, घर जाओ। उसके हाथ अपने कंधों से हटाकर मैं बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। मैंने उसके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस यही लगा कि उसने एक अच्छा सर्वेंट खो दिया है। आखिर एक जिद्दी यंग लेडी किसी खिलौने से कैसे प्यार कर सकती है? ऊपर जाने के बाद उम्मीद के मुताबिक फांग यू ने मुझे सवालों से घेर लिया। वह कौन थी? उसने क्यों कहा कि तुमने उसे धोखा दिया? वह मेरे सामने बैठी थी, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। आज नीचे जो व्यक्ति था वह सामान्य नहीं लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके कोमा के सालों में उसका भाई किन लोगों के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उसे सच में खतरे का डर था, इसलिए था। वह सच्चाई जानना चाहती थी। मैं उसके इरादे समझता था, लेकिन यह वह चीज थी जो वह नहीं जान सकती थी। नहीं तो वह अतीत जो मुझे भी दर्द देता था, किसी और को भी दुख देगा। यह आखिरी चीज थी जो मैं चाहता था। इसलिए इस बार भी मैंने एक टालने वाला जवाब दिया, एक जान पहचान वाला। उसके और मेरे बीच एक छोटी सी गलतफहमी है जो अभी तक साफ नहीं हुई। इस टालने वाले रवैये ने फैंग यू को थोड़ा असंतुष्ट कर दिया और वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बंद दरवाजे को देखते हुए मैंने आह भरी। अगले दिन मैंने फैंग यू के कमरे का दरवाजा खटखटाया, जो अभी तक बाहर नहीं आई थी। मेरी गलती थी। ठीक, अब जल्दी बाहर आओ, नाश्ता करो। 2 सेकंड भी नहीं लगे, दरवाजा खुल गया। फैंग यू ने होंठ फुलाए। तुम इन सालों में कोमा में थी और मैंने तुम्हारे इलाज के लिए बहुत मेहनत की। मैं बस तुम्हारी चिंता करती हूँ। उसका बचपन जैसा चेहरा देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। ठीक है, मुझे पता है, थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, चाहे मैं बताऊं या नहीं, वह मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी। उसने मान लिया। डॉक्टर ने कहा था कि उसे बाहर घूमना चाहिए और धूप लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद मैं अपनी बहन को बाहर ले गया। हम पास के पार्क गए और उसी समय शाओइंग चुआन हमारा पीछा कर रही थी। अपने सामने उस इंसान को देखकर जिससे वह प्यार करती थी और उसके साथ मौजूद उस आंखों को चुभने वाली लड़की को देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। जलन से भरी होने के बावजूद वह छिपकर रही, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। पूरे दिन उसने हमें पार्क में घूमते, बात करते और हंसते देखा, सुपरमार्केट जाना और अंत में उसी घर में वापस लौटना। शाम तक शाओइंग चुआन अभी भी मेरे घर के नीचे खड़ी थी। उसने अपार्टमेंट की लाइट्स जलती देखी और पर्दों पर परछाइयां दिखी। अचानक उसने एक लंबी परछाई को देखा जो एक छोटी परछाई के करीब झुक रही थी। उनके सिर एक दूसरे से छू रहे थे, जैसे वे किस कर रहे हों। गुस्सा और जलन ने तुरंत उसकी समझ को जला दिया। उसके दिमाग में एक प्लान बना। वह वहां और नहीं रुकी, डरते हुए कि वह कुछ ऐसा देख लेगी जिसे वह सह नहीं पाएगी, डरते हुए कि वह खुद को रोक नहीं पाएगी और तुरंत मुझे पकड़ लेगी। लेकिन असल में मैं और फैंग यू सिर्फ सफाई कर रहे थे। मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। शाओचिंग चुआन बस एक बार आई थी, इसलिए मुझे लगा कि वह जा चुकी और मैंने इस पर ध्यान
ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद मैं अकेले खाना खरीदने बाहर गया। जब मैं एक छोटी गली में पहुंचा, अचानक पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली, सबसे पहले मैंने शियाओइंग चुआन को बेड के पास बैठे देखा। आसपास देखते ही समझ गया कि यह एक छोटा विला है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन किडनैप्ड होने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। शियाओइंग चुआन सच में निर्दयी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी जान लेना चाहे। मुझे जागता देख उसने सामान्य भाव से पूछा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यह कहकर वह उठकर जाने लगी। जरूरत नहीं, मुझे वापस जाने दो। शियाओइंग चुआन के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिससे उसके भाव समझ नहीं आ रहे। तुम्हें वापस जाने दूं? कहाँ वापस? उस घर में जहाँ तुम उस व्यक्ति के साथ रहते हो। वह अचानक मुड़ी। उसकी लाल आंखें मुझे देख रही। कदम कदम आगे बढ़ती हो। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। उस व्यक्ति के साथ रहने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी एक ही वाइफ है और वह मैं हूँ। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं करूंगी। इन 2 दिनों में उसने यहाँ एक छोटा विला खरीदा था। अंदर का सब कुछ घर जैसा सजाया था, सिर्फ इसीलिए कि मैं आराम महसूस करूं, ताकि मेरे मन में यहाँ रहने की थोड़ी भी इच्छा पैदा हो। लेकिन मैंने बस उदासीन नजर से देखा और कहा कि मुझे वापस जाना है, उस घर में जहाँ वह महिला है। गुस्सा और दिल तोड़ देने वाला दर्द उसके अंदर भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे कठोर शब्द कहे। इस पल उसने फिर सोचा, काश मैं गुस्सा हो जाऊं, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ। मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शियाओइंग मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लाई है कि डिवोर्स न हो, मुझे अपने पास रखने के लिए। इस तरह शियाओइंग चुआन ने मुझे इस विला में बंद कर दिया। उसने मुझे किसी कमरे में जबरदस्ती बंद नहीं किया, बल्कि मुझे पूरे घर में घूमने दिया। बस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। वह खुद भी पूरे दिन घर में रहती, मुझ पर नजर रखती। इस विला में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हर दिन शियाओइंग चुआन खुद खाना बनाती थी। पहले मुझे पता भी नहीं था कि शियाओइंग खाना बना सकती है। जो पहले खुद की देखभाल करवाती थी, अब वही किसी और की देखभाल कर रही थी। और यह सब सिर्फ मुझे यहाँ रोकने के लिए था। मैंने कई बार जाने की बात की, लेकिन शियाओइंग चुआन अनसुना कर देती और बात बदल देती। 5वें दिन मुझे फांग यू की चिंता होने लगी कि वह मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगी। इसलिए मैंने दृढ़ता से शियाओइंग चुआन को रोका। शियाओइंग चुआन, मैंने पहले ही कहा है, मुझे जाने दो। शियाओइंग चुआन जानती थी कि वह अब इसे टाल नहीं सकती, इसलिए वह रुक गई। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, अगर तुम डिवोर्स न करने के लिए मान जाओ। मेरे पास रहो, नहीं तो यहाँ से जाने के बारे में सोचो भी मत। उसके शब्द कठोर थे, लेकिन चेहरे पर एक दुखी भाव था। मैं हल्का सा हंसा। इस धमकी को गंभीरता से नहीं ली, जैसे मैं किसी जिद्दी बच्चे को देख रहा हूँ। और शियाओइंग चुआन सच में मुझसे 2 साल छोटी थी, बस मेरी बहन से ए साल पहली बड़ी। शियाओइंग चुआन को यह एहसास हुआ और उसके दिल में घबराहट भर गई। उसका कठोर रवैया टूटने लगा। उसकी पीठ भी झुक गई। उसने मेरा हाथ पकड़ ली। उसकी आंखों में धीरे धीरे विनती भर गई। फांग जून, मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, मत जाओ, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने शियाओइंग चुआन को देखा, जो मेरे सामने खुद को झुका रही थी, और मुझे थोड़ा तरस आया। जो पहले मुझे चोट देती थी, अब उसी को मुझसे प्यार हो गया था। क्या यह किस्मत का मजाक है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, हम अलग हो चुके थे, लेकिन फिर यह प्यार बीच में आ गया। मैंने थोड़ा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शियाओइंग चुआन ने इतनी मजबूती से पकड़ा था कि मैं छुड़ा नहीं पाया। और इस हरकत से शियाओइंग चुआन को मेरा रवैया साफ समझ आ गया। उसका दिल ऐसे दर्द से भर गया जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। हर सांस लेना जैसे सजा बन गया। फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि उसने पहले क्या किया था। उसके दिमाग में उम्मीद की एक किरण आई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। फांग जून, मुझे माफ कर दो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी, यह सब मेरी गलती थी। शियाओइंग चुआन को लगा कि मैं अभी भी उन 3 सालों की बातों को लेकर नाराज हूँ, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वह बार बार माफी मांगती रही, उम्मीद करती रही कि मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन जिस दिन मैं वहां से गया, उसी दिन मैं ये सारी भावनाएं उस विला में छोड़ आया था। मेरी आवाज शांत थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। ये 3 साल असल में एक ट्रांजैक्शन थे। मुझे जो चाहिए था मुझे मिला, और तुम सबको भी जो चाहिए था वह मिला। यह बहुत फेयर है। मुझे इतने शांत तरीके से उन 3 सालों को ट्रांजैक्शन कहते सुनकर शियाओइंग चुआन धीरे धीरे निराश हो गई। अगर मैं उसे दोष देता तो इसका मतलब होता कि मेरे अंदर उसके लिए अभी भी भावनाएं हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर वह भी नहीं है तो उसके पास सच में कुछ भी नहीं बचा। मुझे ये दोष दो, मेरे साथ इतना इंडिफरेंट मत बनो, मुझे थोड़ा इमोशन दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह डूबते हुए किसी सहारे को पकड़ रही। मैंने हल्की सांस ली। जब मैंने उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ऐसा नहीं था कि मुझे इस स्थिति का डर नहीं था, लेकिन 1 साल साथ रहने के बाद मेरी वह चिंता खत्म हो गई। और जब हामिंग वापस आया तो वह चिंता और भी गायब हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में यह सब ऐसे खत्म होगा। मेरे होंठ हिले और आखिर में मैंने सिर्फ 3 शब्द कहे, आई एम सॉरी। मुझे पता था कि मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा। इस बार मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने के लिए मुड़ गया। मेरे हाथ के उसके हाथ से छूटते ही शियाओइंग वहीं खड़ी रह गई, लंबे समय तक बिना हिले। उसके विचार पूरी तरह उलझे हुए थे। क्या
क्या होता अगर मैंने पिछले 3 सालों में उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, अगर मुझे अपनी भावनाओं का एहसास पहले हो गया होता, क्या हम पहले ही प्यार में पड़ गए होते? क्या वह अब इतना इंडिफरेंट नहीं होता? उसके मन में कई ख्याल आए, लेकिन आखिर में सब बेकार थे। जो हो चुका था वह हो चुका था। अब वह सिर्फ उसे ठीक करने की कोशिश कर सकती थी। दोपहर में डिनर टेबल पर मैंने फिर से जाने की बात की। इस बार शाओइंग चुअन पहले की तरह उत्तेजित नहीं हुई। वह शांत तरीके से चॉपस्टिक से खाना उठाती रही। अगर तुम उस व्यक्ति से अलग हो जाओ तो मैं तुम्हें वापस जाने दूंगी। शाओइंग चुअन जानती थी कि यह मांग थोड़ी अनुचित है, लेकिन वह मुझे किसी दूसरी महिला के साथ एक ही घर में रहने का ख्याल सहन नहीं कर सकती थी। उसकी इस बात को सुनकर मैंने अपने चॉपस्टिक्स रोक दिए और थोड़ा देर से समझ आया कि वह फैंग यू के प्रति गलत फहमी पाल चुकी है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब समझ गया कि उसने क्या गलत समझा है। क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? शाओ यू मेरी सगी बहन है, मैंने समझाया। तो इस बार चौंकने की बारी शाओइंग चुअन की थी। यह जानकर कि उसने गलत समझा था, उसे शर्म नहीं आई, बल्कि उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी आ गई और उसने सामने बैठे व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसकी आवाज गंभीर थी। फैंग जून, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं तुम्हारी शाओ यू का ख्याल रखूंगी, उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी। उसके सामने और इन शब्दों के सामने जो एक कन्फेशन जैसे थे, मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वो 3 साल शुरू से ही एक गलती थे, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा रवैया दृढ़ था। ड्रामा करना बंद करो, मुझे घर जाने दो। इस बार शाओइंग चुअन ने मना नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे यहाँ रोककर कुछ नहीं बदलेगा। डिनर के बाद वह मुझे मेरे किराए के घर छोड़ने गई। नीचे हमें फैंग यू मिल गई, जो कई दिनों से मुझे ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने अपने भाई को शाओइंग चुअन की कार से उतरते देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि वही थी जिसने मुझे इन दिनों रोके रखा था। उसका गुस्सा भड़क उठा। वह आगे बढ़ी, एक हाथ से मुझे पीछे किया और शाओइंग चुअन को जोर से मुक्का मारा। तुम मेरे भाई को कहाँ ले गई थी? शाओइंग चुअन के चेहरे पर तुरंत जलन महसूस हुई। वह एक तरफ गिर गई। उसने परवाह नहीं की। उसने हाथ उठाकर अपने होंठ के कोने से खून पोंछा। उसकी नजर मुझ पर थी, जो अपनी बहन के पीछे खड़ा था। फैंग जुन, मेरी बात कृपया उसे अच्छे से सोचो। मैं ड्रामा नहीं कर रही और मैं तुम्हें सच में परस्यू करूंगी। उसे मेरे सामने इस तरह बोलते देख मेरी बहन गुस्से से पागल हो गई और आगे बढ़कर फिर से मारने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। ठीक है शाओ यू, मैं ठीक हूँ। फैंग यू को रुकना पड़ा। उसने शाओइंग चुअन को घूरा और मुझे ऊपर ले गई। घर पहुंचकर मेरी बहन ने मुझे कई बार घुमाकर देखा, बार बार जांचती रही कि मैं ठीक हूँ या नहीं, जब तक मैंने आधा हंसते आधा रोते हुए नहीं कहा, चाओ यू, मैं सच में ठीक हूँ। तब जाकर वह रुकी। मैं घर के अंदर चला गया और अचानक पीछे से फैंग यू की आवाज आई, ब्रदर, तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच क्या चल रहा है? मेरी पीठ अकड़ गई। फैंग यू की आवाज भावनाओं से भरी हुई। मैं कई साल कोमा में थी और तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने इन सालों में कितनी मेहनत की, तो मैंने तुम्हारी बात मानकर नहीं पूछा, लेकिन इन कुछ दिनों में तुम अचानक गायब हो गए। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? अब मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती। मैं अब बड़ी हो चुकी। यह सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं हमेशा फैंग यू को एक बच्चे की तरह ही देखता था जिसे बचाना है, लेकिन मैं भूल गया था कि वह अब बड़ी हो चुकी। मैंने आह भरी, उसे सोफे पर बैठाया और धीरे धीरे पिछले 3 सालों की कहानी बताने लगा। जब बात शाओइंग चुअन द्वारा मेरे साथ किए गए व्यवहार की आई, तो मैंने उसे बस ऊपर ऊपर से बताया, ज्यादा विस्तार में नहीं गया, क्योंकि अब मुझे खुद भी उन सालों को याद करना पसंद नहीं था। आखिरकार उन 3 सालों ने मेरी जिंदगी पर एक गहरा निशान छोड़ दिया था। जब मैंने बोलना खत्म किया, फैंग यू पहले से ही रो रही थी। उसे पता था कि उसके भाई ने उसके इलाज के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा। अपनी बहन के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे बचपन में करता था। ठीक है, सब कुछ अब बीत चुका है। अच्छा है कि तुम जाग गई हो। हाँ, वह सब अब अतीत है। अब मुझे हर दिन शाओइंग चुअन के आदेशों के नीचे जीना नहीं पड़ता। मैंने उस जगह को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। अगली सुबह मैं बाहर गया और जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे लगा कि मैं किसी चीज से टकरा गया हूँ। मैंने झांक कर देखा तो वह ताजे फूलों का एक बुके था। अंदर एक कार्ड था। मैंने उसे उठाकर देखा। उस पर चाइनीज में लिखा था, माय फैंग जून। मैं समझ गया कि यह किसने भेजा है। मुझे आखिर समझ आ गया कि कल शाओइंग ने क्या मतलब कहा था जब उसने कहा कि वह मुझे सीरियसली परस्यू करेगी। तभी पीछे से एक हाथ आया और उसे ले लिया। ब्रदर, मैं इसे फेंक देती हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस कहा कि फेंक कर वापस आ जाना। इसी समय शाओइंग ने फूल नीचे रखे, लेकिन वह गई नहीं। वह नीचे अपनी कार में बैठी रही और उसने देखा कि फैंग यू उस बुके को लेकर ट्रैश कैन की तरफ जा रही है। हालांकि उसे फैंग यू ने फेंका, लेकिन शाओइंग स्वयं जानती थी कि यह मेरी टैसिट अप्रूवल के साथ ही हुआ है, वरना वह इतनी आसानी से इसे नहीं फेंकती। फिर भी उसने फैंग यू की तरफ देखा और दांत भींच लिए। अगर वह नहीं होती, शाओइंग ने सोचना बंद कर दिया। अगर वह नहीं होती तो मैं उसके पास नहीं आता। ये समझते ही उसने सिर झुका लिया और स्टीयरिंग व्हील पर टिक गई। उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे काटा जा रहा हो। शाओइंग ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह मेरे दरवाजे पर ताजे फूल लाती रही। उसे याद था कि मैंने घर के गार्डन में कौन कौन से फूल लगाए थे। हर दिन वह उन्हीं फूलों को बदल बदल कर लाती थी। मैंने भी यह नोटिस किया। मैं अंदर से थोड़ा हैरान था। मैंने गार्डन में कम से कम 5 तरह के फूल लगाए थे। मुझे लगा था कि शाओइंग ने उस गार्डन की तरफ कभी ध्यान
ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने न सिर्फ देखा बल्कि याद भी रखा। फिर भी ये सारे बुकेज आखिरकार फांग यू द्वारा ट्रैश कैन में फेंक दिए जाते थे। फांग यू को शाओइंग से पहली मुलाकात से ही नफरत थी और ऊपर से शाओइंग ने मुझे दूर ले जाकर उन 3 सालों में अच्छा व्यवहार भी नहीं किया था, इसलिए वह उसे और भी ज्यादा नफरत करती थी। हर दिन शाओइंग मेहनत से फूल लाती और फांग यू उतनी ही लगन से उन्हें फेंक देती। एक रात मैं बालकनी पर पौधों को पानी दे रहा था, तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह एक अननोन नंबर से मैसेज था। फांग जुन, ऊपर देखो। बस कुछ ही शब्द थे। मैंने अनजाने में ऊपर देखा। जैसे ही मैंने देखा, मेरे सामने आसमान में एक चमकदार फायरवर्क फटा। मेरा चेहरा उन फायरवर्क्स की रोशनी से जगमगा उठा। रास्ते से गुजरने वाले लोग भी रुककर आसमान की तरफ देखने लगे। मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। क्या यह सुंदर है? मेरा हाथ अनजाने में फोन को कसकर पकड़ लिया। यह सच में पहली बार था जब मैंने इतने सुंदर फायरवर्क्स देखे थे, और यह पहली बार था जब यह फायरवर्क्स सिर्फ मेरे लिए थे। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खिड़की के बाहर फायरवर्क्स लगातार फूट रहे थे, लेकिन बालकनी पर अब कोई नहीं था। फायरवर्क्स सुंदर थे, लेकिन वे सब कुछ शांत नहीं कर सकते थे। मैं अब किसी जटिल चीज में पड़ना नहीं चाहता था। अभी मैं बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। हालांकि इन दिनों शाओइंग लगातार मुझे चीजें भेज रही थी, लेकिन वह कभी मेरे सामने नहीं आई। मैंने भी उसे पूरी तरह इग्नोर किया। एक शाम डिनर खत्म करने के बाद मैं समुद्र किनारे टहलने गया। इस शहर का समुद्र के पास होना मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से पहाड़ों में बड़ा हुआ था और सिर्फ ऑनलाइन ही समुद्र देखा था, कभी असल में नहीं देखा था। इसलिए यहाँ आने के बाद मैं अक्सर यहाँ घूमने आता था। रास्ता लगभग हमेशा वही होता था। आसपास का हर दृश्य मुझे याद था, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखा। दूर से देखने पर यह किसी मैरिज प्रपोजल जैसा लग रहा था। चारों तरफ ताजे फूलों से सजावट थी और बीच में कोई खड़ा था। जैसे जैसे मैं करीब गया, मुझे पता चला कि वह शाओइंग थी। मैं वहीं रुक गया, थोड़ा चौंक गया। शाओइंग चुआन हाथ में फूल लिए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। घबराहट की वजह से उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मेरे सामने आकर उसने बुके आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। फैंग जून, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो और मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। जो कुछ मैंने पहले किया उसके लिए माफ करना। मुझे सच में पछतावा है। मुझे एक मौका दो ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। क्या तुम दोगे? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने नाइट मार्केट में एक बड़ा प्लॉट भी खरीदा है। आगे अगर तुम फूल उगाना चाहो तो वहाँ उगा सकते हो, अगर नहीं तो मैं लोगों को रखकर भी उगवा सकती हूँ। उसके बोलते ही समुद्र के ऊपर आसमान में फायरवर्क्स का एक बड़ा गुच्छा फटा। एक गूंजती आवाज आई। अनगिनत ड्रोन्स आसमान में उड़कर एक फॉर्मेशन में बदल गए, जो मेरे लिए लव कन्फेस कर रहे थे। यह एक भव्य कन्फेशन था। बीच पर मौजूद सभी लोग चीरिंग कर रहे थे और हम दोनों बीच में खड़े थे। मेरी नजर आसमान से हटकर उसके चेहरे पर आ गई। उसकी उम्मीद भरी नजरों के सामने मैंने धीरे से कहा, शाओइंग, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसे यहीं खत्म करते हैं। मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। शाओइंग्स की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ गई। उसका उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसने सिर झुका लिया और कड़वी हंसी हंसी। तुम ऐसा नहीं कर सकते फांग जून। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम बस ऐसे मुड़कर नहीं जा सकते जब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। श्याओ चिंगवान, आखिर में मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देता। अगर धोखे की बात है तो जो तुमने पिछले 3 सालों में मेरे साथ किया वह काफी है इसे बराबर करने के लिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। शाओइंग का शरीर सख्त हो गया और मैं उसे कुछ नहीं देता। यही सच उसे अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वह छोड़ भी नहीं पा रही थी। मुझे माफ कर दो फैंग जुन। मुझे सच में बहुत पछतावा है। तुम मुझे मार सकते हो, मैं नहीं भागूंगी। अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। शाओइंग ने मेरा हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर मारने के लिए उठाया। जैसे ही वह पड़ने वाला था, मैंने जोर से अपना हाथ खींच लिया और उसके इस टूटे हुए रूप को देखकर भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम भी मुझ पर कुछ नहीं देती। हम शुरू से ही एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। मैं बस अपने फायदे के लिए थोड़े समय के लिए तुम्हारी दुनिया में रुका था। आखिर में हमें अपनी अपनी जिंदगी में लौटना ही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। शाओइंग ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। फांग जुन का लोकेशन मेरे लिए ढूंढो, जल्दी। असिस्टेंट ने अपने बॉस की बेजान आवाज सुनी। वह चौंक गया। ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं वह गुस्से का शिकार न बन जाए। उसने जल्दी से हाँ कर दी। 2 दिन बाद असिस्टेंट को आखिर मेरा लोकेशन मिल गया। उसने तुरंत शाओइंगवान को भेज दी। फोन पर एड्रेस देखते ही शाओइंग ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि यह मेरा होम टाउन है। उसे यह भी समझ आया कि मैं उससे भाग नहीं रहा था, बस घर लौटना चाहता था। बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत फ्लाइट बुक कर ली। वहां पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगे। यात्रा की थकान जैसे ही उसने मुझे कोर्टयार्ड में धूप सेंकते बैठे देखा, पूरी तरह गायब हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे यहाँ ढूंढ लेगी। मेरी आंखों में हैरानी थी और शाओइंग चुआन अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ी और मुझे कसकर गले लगा ली। फैंग जुन, मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। अब चुपचाप मत चले जाना, ठीक है? मैं सच में सह नहीं पाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गया। यह गले लगाना शाओइंग ने महसूस किया और भी कसकर पकड़ ली। जब तक मैंने ठंडे स्वर में नहीं कहा मुझे छोड़ो, तब तक उसने अनिच्छा से मुझे छोड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी दूरी भरी आवाज सुनकर शाओइंग पीछे हट गई। उसके दिल की उत्तेजना भी शांत हो गई। मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारी दुनिया में खुद को शामिल करूंगा, और मैंने यह भी कहा था कि मैं सच्ची हूँ। उसकी जिद्दी आंखों को देख
देखकर मुझे हल्का सिर दर्द हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, फंग यू वापस आ गई। तुम फिर से आ गई? तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्या चाहती हो? वह जल्दी से मेरे सामने आ गई, हमें अलग करते हुए। उसने शाओइंग को घूरा। शाओइंग ने उससे बहस नहीं की, उसने मुझे गहराई से देखा, फिर मुड़कर चली गई। फैंग यू उसके पीछे कोर्टयार्ड तक गई और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सच में चली गई है, वापस आई। ब्रदर, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? वह पागल औरत, वह तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। मैंने उसे शांत किया और सिर हिलाया। मैं कोर्टयार्ड के गेट की तरफ देखने लगा और सोच में पड़ गया। हालांकि शाओइंग बिना कुछ कहे चली गई थी, मुझे नहीं लगा कि वह इतनी आसानी से चली जाएगी। और सच में शाओइंग गई नहीं, बल्कि उसने जाने के बारे में सोचा ही नहीं था। उस दिन बीच से लौटने के बाद उसने बहुत कुछ सोचा था। उसे पता था कि हमारे बीच सिर्फ प्यार या नफरत का मामला नहीं है, बल्कि 3 साल की चोट भी है। इसलिए वह मेरे पीछे आने की मुश्किल और मेरी ठंडक को स्वीकार कर सकती थी। मेरे कोर्टयार्ड से निकलने के बाद उसने अपनी कार गांव के बाहर खड़ी कर दी ताकि मैं न देख। फिर वह शाम तक कार में इंतजार करती रही और फिर वापस कोर्टयार्ड आई। हम कोर्टयार्ड में डिनर कर रहे थे। जैसे ही वह आई, हमने उसे देख लिया। फंग यू सबसे पहले उठकर बोली, तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे पीछे खींच लिया। तब जाकर वह बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सतर्क थीं, शाओइंग को घूरती हुई। शाओइंग ने ध्यान नहीं दी। वह अंदर आई और मेरी तरफ देखा। अब देर हो गई, मैं गांव से बाहर नहीं जा सकती, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ? बाहर आसमान को देखकर सच में अब कोई गाड़ी नहीं थी और गांव में कोई इन भी नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने मान लिया। शाओइंग तुरंत खुश हो गई, लेकिन मेरे अगले शब्द सुनकर वह थोड़ी निराश हुई। मैं तुम्हें एक रात रुकने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कल सुबह जाना एकांता होगा। मुझे उसका मानना जरूरी था, तभी मैंने उसे रुकने दिया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। किसी भी तरह पहले रुकना जरूरी था। फेंग यू उसे गेस्ट रूम तक ले गई। जाने से पहले उसने चेतावनी दी, तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाओइंग ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। एक रात गुजर गई। सुबह मैं उठा, फ्रेश होकर किचन में गया। जैसे ही अंदर गया, देखा कोई पहले से वहाँ था। शाओइंग मेरी तरफ मुड़ी। नाश्ता लगभग तैयार है। फैंग जून, जाओ शाओयू को जगा दो। उसकी इस सहज आवाज से मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा, फैंग यू भी दरवाजे पर खड़ी थी, उलझन में। तभी शाओइंग ने बोल्स निकालकर टेबल पर रखे और हमें खाने के लिए कहा। यह पहली बार है मैंने बनाया है, चक्कर बताओ कैसा है। मैं और फैंग यू दोनों टेबल पर बैठे, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हों। हमने चॉपस्टिक्स उठाए और नूडल्स खाने लगे। हमारे दिल में शक भरा हुआ था, जैसे शाओइंग बदल गई हो। फैंग यू को शायद इतना गहरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा। पहले वाली शाओइंग सिर्फ आदेश देना जानती, साथ देना जानती थी। उसने कब किसी की देखभाल की थी, और अब वह इतनी सहजता से खाना बना रही। खाने के बाद, इससे पहले कि मैं उसे जाने के लिए कहता, उसने तुरंत बर्तन और चॉपस्टिक्स समेटे और किचन में चली गई। वह बर्तन धोने लगी। जब उसने धोना खत्म किया, मैंने उसे बुलाया। मैं जेल सिरे जाने के लिए कहने वाला था। उसने बस मुझे देखा, फिर मुड़ी और फैंग यू के पास चली गई, जो मिट्टी खोद रही थी। मुझे मदद करने दो। मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहीं फैंग यू खेत में शाओइंग से जैसे मुकाबला कर रही थी। वह उससे ज्यादा काम करने की ठान चुकी थी। उनके इस मौन मुकाबले की वजह से काम बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब कोई काम नहीं बचा था। मैं शाओइंग वन के पास गया। अब तुम जा सकती हो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। यह कहकर शाओइंग मुड़ी, बाल्टियां उठाईं और कुएं की तरफ चली गईं। इस तरह फिर से अंधेरा हो गया। अब अगर मैं उसे जाने को कहता भी तो ठीक नहीं लगता। इस तरह शाओइंग एक और रात रुक गई। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं गांव की ग्रोसरी स्टोर पर सामान लेने गया। जब मैं पैसे दे रहा था, मालिक ने कहा, फैंग जून, तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई है। वह सुंदर भी है और मेहनती भी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, बस मजबूर होकर मुस्कुरा दिया। घर लौटकर मैंने शाओइंग को घर के सामने खेत में काम करते देखा। जो लड़की पहले शाही और नाजुक थी, अब खेत में काम कर रही थी। यह देखकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि वह ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे पता था कि वह यहाँ क्यों रह रही। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता था। उसका यहाँ रहना सिर्फ समय की बर्बादी था। इन दिनों मैंने कई बार उसे जाने के लिए कहना चाहा, लेकिन वह हर बार टाल देती। शाम को मैंने शाओइंग को खाना बनाने नहीं दी। इस बार मैंने खुद खाना बनाया। मैंने इस खाने को उसके लिए आखिरी खाना माना। कुछ चीजें खींचने से भी नतीजा नहीं देती, यह बात मैं अच्छी तरह समझता था, लेकिन जिंदगी में अचानक मोड़ आ जाते हैं। खाने के दौरान फैंग यू ने अचानक कहा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही और वह बेहोश हो गई। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। मैं उसे अपनी बाहों में पकड़े रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। सबसे पहले शाओइंग वन ने ही प्रतिक्रिया दी। उसने मुझे कहा कि उसे पीठ पर उठाकर गांव के बाहर खड़ी कार तक ले जाओ और काउंटी हॉस्पिटल चलो। पूरे रास्ते मैं बहुत तनाव में था। शाओइंग एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़े हुए थी, मुझे शांत करने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद शाओइंग वन ही हर काम संभाल रही। मैं अब थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन वह फिर भी मुझे आराम करने को कहती रही। आखिर में रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ ज्यादा काम करने की वजह से हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। यह सुनकर मैंने सच में राहत की सांस ली। फिर मुझे पछतावा हुआ। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि जो अभी ठीक हुई है उससे इतना काम करवा दी। फैंग यू को रूम में सुलाने के बाद मैं बाहर आ गया। दरवाजा बंद हुआ। मैंने शाओइंग वन की तरफ देखा। धन्यवाद, अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं पता हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचते।
मैंने इस बात को नजरअंदाज किया कि उसके पास कार होने के बावजूद वह मेरे घर पर रह रही। शाओइंगवान ने हल्का सा सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखों में गहरा प्यार। फंगजुन, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी बहन का भी। वही शब्द फिर से। मैंने हल्का सिर झुका ली। उसकी मदद के लिए मैं सच में आभारी था, लेकिन इसी वजह से मुझे उसे सच्चाई समझानी थी ताकि उसे झूठी उम्मीद न मिले। इसलिए मेरा रवैया फिर भी सख्त रहा। इस बार मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। उम्मीद है तुम समझो। मेरे सामने खड़ी वह लड़की धीरे धीरे सख्त हो गई। काफी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। जब मैंने हैरानी से ऊपर देखा, शाओइंगचुआन मुड़ गई, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। उसने बात बदल दी। मैं शाओयू को देखने जाती हूँ, वह शायद जागने वाली है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में रुकावट छिपी नहीं। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना शाओचिंगचुआन ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वह फांग यू के पास जाकर खड़ी हो गई। यह भी उसका बचने का तरीका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जब तक वह फैंग यू के पास रहती है, मैं हमारे बीच की बातों पर उससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। वह यह भी जानती थी कि इस तरह भागना समस्या का हल नहीं है, लेकिन वह मेरे चले जाने का सामना करने से और ज्यादा डरती थी। इसलिए वह बस यही चाहती थी कि यह झूठी खुशी थोड़ी और देर टिक जाए। अगली सुबह फैंग यू जाग गई। मैं उसे देखते ही रो पड़ा। ठीक है ब्रदर, मैं ठीक हूँ। क्या मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ? अब मत रो, उसने मुझे समझाया। डॉक्टर के चेक करने के बाद जब उन्होंने कहा कि सब ठीक है, हम शाओइंगचुआन की कार से वापस आ गए। यार्ड में प्रवेश करते समय फांग यू पीछे रह गई और शाओइंगचुआन के साथ साथ चलने लगी। जब शाओइंगचुआन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने धीरे से थैंक यू कहा। फिर वह मेरे पास चलकर यार्ड में चली गई। शाओइंगचुआन वहीं एक पल के लिए खड़ी रह गई, आगे चलते दोनों लोगों की पीठ को देखती हुई। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी और साथ ही एक साफ दर्द भी, क्योंकि उसे पता था कि यह गर्माहट झूठी है। मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। यह सब उसने सिर्फ खुद को जबरदस्ती जोड़कर पाया था। उस रात मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तभी फैंग यू ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। मैंने उसे हैरानी से देखा। फिर मेरे सामने बैठ गई, कुछ देर चुप रही, फिर पूछा, ब्रदर, तुम शाओइंगचुआन के बारे में क्या सोचते हो? यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यह सवाल पूछेगी। थोड़ी देर सोचकर मैंने सच बताया, वह और मैं कभी एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। यह पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। हमारे बीच के ये 3 साल ही काफी हैं हमें दुखी करने के लिए। इसलिए मैं उन 3 सालों के सही गलत का हिसाब नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अब और उथल पुथल नहीं चाहिए। यह कहते हुए मैं बचपन की तरह उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। लेकिन शाओयू, मैं बस थक गया हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो चली जाओ। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा। मैं अपनी छोटी बहन को किसी एक बात से बांधना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यह कहा। फैंग यू ने मेरी बात समझ ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सिर हिलाया और मेरे कमरे से बाहर चली गई। उसने अपने आंसू पोंछे और शाओइंगचुआन के कमरे की तरफ गई। उसने मुझसे यह सवाल इसलिए पूछा था ताकि वह मेरे शाओइंगचुआन के प्रति रवैये को समझ सके। अब वह समझ चुकी थी, इसलिए उसे अपने भाई के लिए कुछ करना था। फांग यू ने शाओइंगचुआन को सीधे बाहर बुलाया। घर के अंदर बात नहीं की, क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं करना चाहता। छोटे से पहाड़ी पर, जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ चांदनी थी। पूरा फैमरियमजियरा अंधेरा भी नहीं था। वे दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर फैंग यू ने कहा, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मेरे भाई को परेशान मत करो। यह सुनकर शाओइंगचुआन काफी देर तक चुप रही, फिर भारी आवाज में बोली, क्या यह फैंग जून की इच्छा है? यह सवाल पूछते समय उसे पहले से ही जवाब पता था। फैंग यू उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह मेरे लिए फैसला नहीं कर सकती थी। इसलिए यह साफ था कि मैंने ही अपना रवैया उसे बता दिया था। फैंग यू ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने आसमान में चांद की तरफ देखा और बात बदल दी। मेरा भाई तुम्हारे साथ 3 साल रहा, क्या तुमने उसका अच्छे से ख्याल रखा? चुप्पी। यह सवाल शाओइंगचुआन के दिल में तीर की तरह जा आकार लगा। वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। वे 3 साल उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक थे, जिनका वह जिक्र भी नहीं करना चाहता। उन 3 सालों में उसने जो भी गलत किया, उसे याद करना ही उसके लिए चाकू की तरह दर्द देता था। फैंग यू को उसकी चुप्पी से ही जवाब मिल गया। वह कड़वी हंसी। जब मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो वह हमेशा मुझे सब बताता था, लेकिन जब बात उन 3 सालों की आती थी तो वह बस कुछ धुंधले शब्द कहता था। मैंने कभी ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि वे साल इतने दर्दनाक थे कि वह खुद भी उन्हें याद नहीं करना चाहता। और तुम, जो इसकी सबसे बड़ी वजह हो, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसके सामने आकर उससे रुकने की भीख मांगो? वह चेपे अचानक खड़ी हो गई, शाओइंगचुआन पर चिल्लाते हुए। शाओइंगचुआन घबराकर अपने चेहरे को हाथों से ढक ली। उसका मुंह दर्द से भरा हुआ था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे भाई के साथ गलत किया। मुझे पता है मैंने बहुत बुरी चीजें की हैं, लेकिन मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैं उसकी भरपाई करना चाहती हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। फैंग यू की आंखों में आंसू भरे थे। वह ऊपर से नीचे देखते हुए कड़वी हंसी। मेरे भाई को तुम्हारी भरपाई की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है उसने आज मुझसे क्या कहा? उसने कहा वह थक गया है। ढलान पर बैठी शाओइंगचुआन का शरीर अचानक सख्त हो
हो गया। फैंग यू ने आगे कहा, उसने कहा, वह थक गया है और थोड़ा आराम करना चाहता है, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम्हारा होना ही उसे और थका देता है। यह कहकर वह और नहीं रुकी, वह मुड़ी और घर चली गई। शाओइंग चुआन बिल्कुल नहीं हिली। उसके दिमाग में बस वही शब्द गूंजते रहे, मैं थक गया हूँ। उसने कभी सोचा था कि मैं उससे नफरत करता हूँ या उससे इंडिफरेंट हूँ, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका होना ही मुझे थका देगा। एक पल में वह दुविधा में पड़ गई। वह पूरी रात वहीं बैठी रही जब तक सुबह नहीं हो गई, तब जाकर वह हिली। उसके सुन्न पैर धीरे धीरे घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उसने खाना बनाया। फैंग यू उठी, उसे देखकर तुरंत भौहें सिकोड़ लीं, सोचते हुए कि उसने कल बेकार में बात की थी। तभी उसने शाओइंग को भारी आवाज में कहते सुना, फैंग जुन्स का बर्थडे आने वाला है, मैं उसका बर्थडे मनाकर चली जाऊंगी। आखिरकार उसे समझौता करना पड़ा। वह मुझे और थकाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स छोड़ने का फैसला किया। यह वही सजा थी जिसकी वह हकदार थी। मुझे उनके बीच की बातों का कुछ पता नहीं था। मुझे बस इतना लगा कि शाओइंग चुआन अक्सर मुझे खाली नजरों से देखती रहती है। जब मैं उसकी तरफ देखता तो वह मुस्कुरा देती और फिर नजरें फेर लेती। मैंने यह भी महसूस किया कि वह अब और ज्यादा शांत होती जा रही है। वह अब सारा काम करने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि अक्सर मेरे पास चुपचाप बैठी रहती थी। समय बीतता गया और मेरा बर्थडे आ गया। सच कहूँ तो पिछले कुछ सालों में मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा बर्थडे कब आता है। अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे जुटाने में मैं इतना व्यस्त रहता था कि बर्थडे जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं था। फिर शाओइंग चुआन के साथ उन 3 सालों में जिंदगी धीमी जरूर हुई, लेकिन हर दिन मैं उससे निपटने के तरीके सोचता रहता था और अपना बर्थडे भूल चुका था। उल्टा मुझे शाओइंग चुआन का बर्थडे बहुत अच्छी तरह याद था। यही वजह थी कि जब मैं शहर से वापस आया और घर को सजा हुआ देखा तो मुझे लगा कि शायद फैंग यू का बर्थडे है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यह मेरा है। मेरी उलझन भरी नजर देखकर शाओइंग की आंखें चुपचाप लाल हो गईं। उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में कट रहा था। उसने एक इंसान को ऐसा कैसे बना दिया? जब वह मेरे पास बर्थडे केक लेकर आई तब मुझे समझ आया कि यह मेरा बर्थडे है। फैंग जून, हैप्पी बर्थडे। यह पहला बर्थडे है जो मैंने तुम्हारे लिए मनाया है और यह आखिरी भी होगा। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने आखिरी शब्द जोर से नहीं कहे, बस थोड़ा रुक कर आगे बोली, तुम्हारी यह वाइफ अपने कर्तव्य नहीं निभा सकी, इसलिए तुम्हें इतना सहना पड़ा। क्या तुम मुझे तुम्हारा यह बर्थडे मनाने दोगे? उसकी बात सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है, तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। शाओइंग ने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज लगभग विनती जैसी थी। तब मैं चुप हो गया। शाओइंग चुआन ने केक रख दिया और एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उसने उसे खोला। अंदर 2 रिंग्स थीं, एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए। उसने उन कीमती रिंग्स को देखते हुए हल्की हंसी हंसी। ये डायमंड रिंग्स मैंने खुद डिजाइन की हैं। मैं चाहती थी कि इन्हें अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। यह कल ही बनकर तैयार हुई हैं, ठीक तुम्हारे बर्थडे के समय। मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। मैंने सोचा जब तुम इसे देखोगे तो क्या तुम इसे पहनना चाहोगे? लेकिन अब लगता है मैं गलत थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह कहने के बाद शाओइंग चुआन ने मेरी तरफ देखा। फैंग जून, क्या तुम मुझे बस एक बार खुश करने के लिए इसे पहन लोगे? मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ, मैं गलत नहीं समझूंगी, ठीक है? उसके विनम्र रूप को देखकर आखिरकार मेरा दिल थोड़ा नरम पड़ा और मैंने उसकी बात मान ली। शाओइंग चुआन ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसने लगभग बेकरारी के साथ रिंग मेरी उंगली में पहनाई, क्योंकि वह जानती थी कि यह मेरी आखिरी दया है। जब रिंग मेरी उंगली में आई, शाओइंग चुआन के मन में फैंग यू के साथ हुई बातचीत के बाद से दबा हुआ सब कुछ टूट गया और उसकी भावनाएं उसकी समझ पर हावी हो गईं। उसने मेरा हाथ उठाया और विनती की, फैंग जून, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे अपने हाथ पर नमी महसूस हुई। मेरा चेहरा भावहीन था, मेरी आवाज नरम थी। शाओइंग, कोई भी किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तब भी तुम ठीक थी। जो तुम्हें जरूरी लगता है वह बस तुम्हारा खुद का भ्रम है। यह सब झूठ है। तुम्हें बड़ा होना चाहिए। अपनी दुनिया में वापस जाओ। यहीं तक था हमारा। शाओइंग चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। लंबे समय तक कुछ नहीं बोली। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे वह बेहद दर्द सह रही हो। वह बहुत चाहती थी कि ऐसे ही चिपकी रहे, चाहे मैं मानूं या नहीं, बस मुझे देखती रहे, वही काफी था। लेकिन फैंग यू के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। वह मुझसे प्यार कर सकती थी, मुझसे चिपक सकती थी, लेकिन मुझे थका नहीं सकती थी। आखिरी पल में उसकी समझ ने उसकी भावनाओं को रोक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने धीरे धीरे मेरी उंगली से रिंग उतारी। ठीक है फैंग जून, अब मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। वह चुपचाप आई थी और जब गई तब भी बिना आवाज के चली गई। शाओइंग उसी शाम चली गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह मुझे फिर से देखेगी तो जा नहीं पाएगी। वापस जाकर वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मदर और फादर श्याओ, जिन्होंने 1 महीने से अपनी बेटी को नहीं देखा था, तुरंत पहुंचे। डॉक्टर को कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। उन्होंने बस इतना कहा कि उसके दिल ने बहुत ज्यादा बोझ सहा है, जिससे वह बेहोश हो गई। शाओइंग ज्यादा समय तक कोमा में नहीं रही। 5 दिन बाद वह जाग गई। जागते ही वह छत को खाली नजर से देखने लगी। मदर श्याओ उसे
उसे पुकारती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मदर श्याओ डॉक्टर को बुलाने ही वाली थी, तब शाओइंग च्वान ने आखिर कहा, मॉम, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल बेजान, क्योंकि उन 2 दिनों के कोमा में उसने एक खूबसूरत सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह और मैं एक सामान्य रिश्ते में हैं। वह मेरे साथ गांव के घर में वापस आई थी। हम वहां खुशी से रहते थे, जब तक मैंने अचानक नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। सपना टूट गया और वह भी जाग गई। इस पल वह बस उसी सपने में रहना चाहती थी और कभी जागना नहीं चाहती, लेकिन शायद किस्मत उसे सजा देना चाहती थी, इसलिए उसे जगना पड़ा। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज के समय उसने अपने पेरेंट्स को बुलाने नहीं दिया, बल्कि खुद टैक्सी ली। उसी समय हाइंग को पता चला कि वह डिस्चार्ज हो रही है और वह हॉस्पिटल के सामने इंतजार कर रहा था। उस दिन क्लोजेट में बंद होने के बाद उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था। बंद जगह में उसे डर लगता था। बाद में जब उसके पिता उसके लिए न्याय मांगने गए तो उन्हें दबा दिया गया और उनका मजाक उड़ाया गया कि वह एक गांव वाले से भी कम है। अब उसके पास अपर क्लास में लौटने का कोई मौका नहीं था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। 1 महीने तक वह घर में नफरत से भरा रहा, बाहर जाने से डरता था। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि शाओइंग च्वान वापस आ गई। उसकी नफरत को आखिर रास्ता मिला। अगर शाओइंग च्वान नहीं होती तो वह अभी भी शाया फैमिली का यंग मास्टर होता, जिसे सब चाहते थे। अब कोई भी उसे कुचल सकता था। वह शाओइंग से नफरत करता था। इसलिए जब उसने शाओइंग को हॉस्पिटल से निकलकर टैक्सी में बैठते देखा तो उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार से टक्कर मार दी। वह उसकी जान लेना चाहता था। हालांकि वह बच गई, लेकिन उसका दाहिना पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। इस नतीजे को शाओइंग ने आसानी से स्वीकार कर लिया। अगर उसका पैर ठीक रहता तो वह खुद को रोक नहीं पाती और फिर मुझे ढूंढने चली जाती। इस तरह वह रास्ता भी बंद हो गया। अंत में वह 2 महीने हॉस्पिटल में रही, फिर डिस्चार्ज हो गई। हाइंग को हत्या की कोशिश के अपराध में जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद उसकी जेल में मौत हो गई। यह सब शाओइंग ने अपनी माँ से सुना। उसे हाइंग की परवाह नहीं थी। वह उस घर में वापस आई जो कभी हमारा था। उसने एक हाउसकीपर रखा और उसे फ्लावर सीड्स खरीदने को कहा। फिर उसने खुद गार्डन में फूल लगाए। वह उस जगह को फिर से वैसा बनाना चाहती थी जैसा मेरे जाने से पहले। उन 2 रिंग्स में से एक उसने अपने हाथ में पहनी और दूसरी अपने गले में। जब भी वह सहन नहीं कर पाती, वह गले की रिंग को चूमती, जैसे मुझे चूम रही हो। इसी तरह वह लंबे समय तक खुद को संभाल पाती।